नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। देखिए, इसके पहले हमने वायुमंडल तक का सारा खंड आपका क्लियर कर दिया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए ना, वो सारे अब आप जाकर देखना और सारे आपसे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपके समझ में आ गए हैं। फैक्ट्स अब आपके लिए तैयार करना कोई कठिन काम नहीं रह गया है, साथ के साथ आपको याद भी करा दिया गया है। तो जिस तरीके से हिस्ट्री पर आपको कमांड हो चुकी है, वही कमांड आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी पर भी कोशिश की जा रही है कराने की। ठीक है, इसके बाद आपका इंडियन ज्योग्राफी कराया जाएगा। ठीक, तो आज की वीडियो में देखो हम क्या देखेंगे। आज की वीडियो में हम जलमंडल शुरू करेंगे, जैसा कि आपसे बोला गया था। अब होता क्या है, इसको लेकर के, जलमंडल को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं कि ये फैक्ट्स आखिर बनाए कैसे जाते हैं। भाई, फैक्ट्स जो बनाए जाते हैं, जितने भी फैक्ट्स आपके अभी देखो आपको दिखाए जाएंगे, वो सारे अगर आपके पीछे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो फैक्ट्स बिल्कुल कठिन नहीं याद करना। जैसे कटक को लेकर के क्वेश्चंस खूब बनते हैं, गर्त को लेकर के क्वेश्चंस आप जानते हैं खूब बनते हैं कि सबसे गहरा गर्त कौन सा है। कटकों को लेकर पूछ दिया जाता है, उनके नाम को लेकर पूछ दिया जाता है कि ये कहां पर मौजूद है। तो पहले भाई बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाओ अपनी, किसको लेकर के, जलमंडल को लेकर के। ये महासागर के भीतर जो हमारी स्थलाकृतियां ये मौजूद है ना, इनको लेकर समझ एक होनी चाहिए। जब समझ होगी आपकी, तो फिर यह तथ्य रटना आपके लिए कठिन नहीं होगा। ठीक है, चलो आज का हम वीडियो देखेंगे और उसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। भाई होता क्या है, जैसे स्थलखंड में हमने देखा कि सारी स्थलाकृतियां, जो पर्वत पठार आपके मैदान दिखाई दिए, वो सारे हम अध्ययन कर चुके हैं। वहां ज्वालामुखी प्रक्रिया के माध्यम से जो जो स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा था, वो सब हमने देख लिया है। तो क्या महासागर के भीतर ऐसी घटनाएं हो रही होंगी? तो बोले हाँ, क्यों नहीं हो रही होंगी, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमने पढ़ी हुई थी। वहां पर हमने 7 प्रमुख प्लेटें देखी थी, तो वहां पर महासागरी प्लेट भी देखी थी भाई। तो महासागरी प्लेट जब वहां पर देखी थी, तो उसके भीतर भी अभिसरण वहां पर भी होगा प्लेटों का। तो जब अभिसरण होगा या अपसरण होगा, तो इस तरीके की संरचना कहां बनेगी? महासागर के भीतर ही बनेगी। बोले ठीक है, तो फिर भाई इसका अध्ययन कैसे करना है? अब इसका अध्ययन क्या हुआ, जब धीरे धीरे करके आप जानते हैं सोनार जैसी तकनीक आई, तो इसके माध्यम से वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि हाँ, सब महासागर के भीतर भी गहरे गहरे गर्त हैं, है ना, और कुछ उठी हुई स्थलाकृतियां हैं, जिनको नाम दिया गया क्या? कटक। अब समझते हैं एक एक स्थलाकृति का नामकरण कैसे किया गया, और हम भी आज समझ लेंगे। हमको करना क्या है भाई, किसी एक सागर में आगे डुबकी लगानी है। ठीक, ऐसे समझ लो, हम प्रशांत महासागर में जा रहे हैं सॉरी, प्रशांत महासागर में क्या हुआ, हम जा रहे हैं कहां? अमेरिका में खड़े हुए मान लो यहां पर। तो हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे, तो भाई जो हमारा महाद्वीप का किनारा है ना, वो जैसे ही डूबता चला जाएगा भाई, जहां पर महासागर और महाद्वीप दोनों दिखाई देंगे, है ना, दोनों भाग जहां पर मिल रहे होंगे, उसको वैज्ञानिकों ने नाम दिया महाद्वीपी मग्न तट। मग्न मतलब आप जानते हो जलमग्न होता है जो तट, उसे ही बोला जाता है मग्न तट। तो अब पूछा जाएगा भाई महाद्वीपी मग्न तट कौन सा होता है, तो आप बता दोगे वह स्थलाकृति होती है महाद्वीप की, जो क्या करती है, जो जहां पर एक तो गहराई बहुत कम होगी, है ना, और जो डूबा हुआ भाग होगा किसमें? महासागर में डूबना शुरू कर देगा, जहां पर जो महाद्वीप का खंड। ठीक है, तो यह क्लियर हुआ। फिर महाद्वीपी बोले ढाल क्या होता है भाई? इसी के आगे जब हम आगे और उतरेंगे नीचे भाई, और हम सागर के भीतर जा रहे हैं, महासागर के भीतर, तो हम देखेंगे कि एक ढाल नुमा संरचना होगी, उसे बोला गया यह महाद्वीपी ढाल है ना। इसकी गहराई थोड़ी सी ज्यादा होगी और यहां ढलान भी थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो यह समझ में आ गया महाद्वीपी ढाल कौन सा खंड है। फिर जो हमारा महासागर है, इसका कहीं ना कहीं तो एक तल होगा ना, और जो तल होता है उसी को बोला जाता है समुद्री मैदान क्षेत्र। गहरा समुद्री जो मैदानी क्षेत्र होता है, और गहराई में जाएंगे तो गहराई में हमें एक सरफेस मिलेगी। जब हम जितना ही गहराई पर चले जाएंगे, तो सागर की एक सरफेस जो मिलती है, उसे ही समुद्री मैदान बोल दिया जाता है। और महासागर के भीतर सबसे ज्यादा अगर एरिया कोई कवर कर रहा है ना, तो यही कवर करता है समुद्री मैदान। क्वेश्चन देखो यहां से बनाया भी जाता है इस तरीके से कि सर्वाधिक एरिया कौन कवर करता है, तो आप बताओगे समुद्री मैदान ही होता है वह भाग। और यहां देखो फिगर में आपको दिख भी रहा होगा वो। फिर हमने देखा कि एक बहुत गहरा गड्ढा दिखाई देता है वहां पर, जैसे स्थल पर आपको भ्रंश वगैरह का निर्माण होता है ना, उसी तरीके से महासागर में भी जो गहरे गड्ढे दिखाई देते हैं, उसे बोला गया महासागरी गर्त। तो आप समझिए इनका निर्माण कैसे हुआ। बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि इनके निर्माण को समझना। देखो भाई, कोई महासागरी प्लेटें होती हैं, मान लो उनका क्षेपण हो रहा था, जैसे आप जानते हो कि महाद्वीपी महासागरी प्लेटों का अभिसरण होता है। ठीक है, तो उसमें महासागरी प्लेट क्या होती है, नीचे जाती है महाद्वीपी प्लेट के। इसी तरीके से मान लो कहीं महासागरी प्लेटों का क्या हो रहा होगा, अभिसरण हो रहा होगा, तो वहां पर भी क्या होगा, नीचे जाएगी ना महासागरी प्लेट, क्योंकि यह भारी होती है भाई, भारी प्लेट क्या होगी, नीचे जाएगी। तो उसके कारण ही क्या होता है, गहरे गहरे गर्तों का निर्माण होता है। तो यह घटना जब महासागर के भीतर होगी, तो वहां महासागरी गर्तों का निर्माण होगा। इसी आधार पर हम सबसे गहरे गर्त भी देखेंगे कहां पर बनेंगे। अभी सब क्लियर हो जाएगा, सारे फैक्ट तैयार हो जाएंगे। पहले हमने समझा कि गर्तों का निर्माण कैसे होता है। फिर महासागरी कटक क्या है भाई? कटक हमने देखा कि महासागर के भीतर ही जो उठे हुए भाग होते हैं, उठी हुई स्थलाकृतियां होती हैं, उन्हें ही कटक बोला जाता है। आप जानते हो ना, पर्वतों का निर्माण कहां पर होता था, स्थलखंड में होता था। इसी तरीके से ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी उसके बाद से क्या होता है, जो आपका लावा निकलता है ना, जो आपका लावा निकला, तो वह लावा सरफेस पर, सागर की सरफेस पर जमा होगा, और जमा होते होते जो ऊंची ऊंची स्थलाकृतियां बनती है ना, उन्हें ही बोला जाता है क्या, महासागरी कटक।
ठीक है, अब क्लियर हुआ कि महासागरीय कटक क्या होता है। यहां से क्वेश्चंस खूब बनाए जाते हैं। अभी एक एक महासागर को जब हम देखेंगे जहां से आपके प्रश्न आयोग में बने हैं तो हम समझ लेंगे भाई क्वेश्चन कैसे बनते हैं। लेकिन अभी हमें यह तो पता होना चाहिए भाई कटक होता क्या है, गर्त होते क्या है, इनका निर्माण कैसे होता है, तो अब यह क्लियर हो गया होगा। फिर आइलैंड्स वगैरह हम देखते हैं ना, जितने द्वीप होते हैं इनका निर्माण कैसे हुआ। यही कटक जो होते हैं जहां पर महासागर की गहराई कम होती है थोड़ी, भाई वहां पर कटकों का जो निर्माण होगा ना, वह कटक कुछ एरिया उसका अगर महासागर से बाहर दिखाई देगा तो उसी बाहर निकले हुए जो खंड को क्या बोल दिया जाता है, द्वीप बोल दिया जाता है। यानी कि कटक का वह हिस्सा जो सागर से बाहर दिखाई देता है उसे ही द्वीप कहा जाता है। तो सारे क्लियर हो गए होंगे यहां पर जो स्थलाकृतियां आपकी कहां महासागर में दिखाई देती हैं। अब इसको लेकर देखो क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। सबसे पहले देखो जल भंडारण पर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन होता है भाई, हम इतना तो जानते ही हैं, छोटे पर से पढ़ते चले आ रहे हो कि 71% जो हिस्सा है पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उसमें 71% क्षेत्रफल पर क्या है आपका जल मौजूद है। तो बोले भाई इतना जल मौजूद है तो जल को लेकर चिंता क्यों करते हैं। चिंता इसलिए करते हैं इस 71% जल में आपका 97% जल कैसा है, महासागरों का जल है। कहने का मतलब समझे, कहने का मतलब यह है कि आपका जो 97% जल है वह आपके पीने योग्य नहीं है। महासागर जल का आप पीने योग्य प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बोले यार इसको फिल्टर किया जा सकता है, बोले नहीं कर सकते, क्योंकि कर तो सकते हैं लेकिन इसके लिए तकनीक बहुत अधिक होगी, खर्चा बहुत अधिक होगा, व्यय बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इस तकनीक को उपयोगी नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इस कारण से आपने समझा कि 97% जल आपका कैसा है, महासागरी जल है। तो बोले यह तो पीने योग्य है नहीं, तो कितना फिर पीने योग्य है। उसके बाद बोले कि हिमानी जल है, 2% आपका हिमानी जो ग्लेशियर्स वगैरह देखते हो ना, तो इस रूप में हमारा जल मौजूद है। स्वच्छ जल जो है आपका हिमानी 2% है आपका। फिर आपका ग्राउंड वाटर जिसका हम प्रयोग करते हैं, है ना, ज्यादातर आप देखते हो अपने क्षेत्रों में हम ग्राउंड वाटर का ही प्रयोग करते हैं, चाहे हम कृषि के लिए सिंचाई के रूप में कर रहे हो, चाहे हम पीने के लिए कर रहे हो, है ना। तो ज्यादातर हम भूमिगत जल का प्रयोग करते हैं और वह है कितना, मात्र 0.68% जल है जितना मौजूद है हमारे यहाँ। 71% जल में आप देख रहे हो पीने योग्य अगर देखा जाए मोटा मोटा 3% के आसपास ही आपका जल है जो मौजूद है पीने योग्य। इसलिए जल संरक्षण की लगातार बात की जाती है। तो आप फैक्ट देख रहे हो जो बनाए जा रहे हैं उसको समझने की कोशिश किया करो, तो तथ्य कभी भी कठिन नहीं होते हैं। फिर हम एक एक महासागर को देखते हैं। महासागर में सबसे पहले हम देखेंगे एरिया, देखेंगे उनका, क्योंकि एरिया को लेकर आपसे क्वेश्चंस बनाया गया। बेसिकली होता क्या है, आपके 5 महासागर हैं, पांचों महासागर आ जाओ लोकेशन में देखते हैं। एक देखो आपका पैसिफिक ओशियन दिख रहा होगा, दिख रहा है यह, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। फिर अब देखो यह आपका एक पैसिफिक ओशियन दिख रहा है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, अटलांटिक ओशियन है। मैपिंग की होगी तो वहां भी समझाओगे, लेकिन यहां आपको वर्ल्ड मैप में दिखाया जा रहा है। एक आपने पैसिफिक ओशियन देखा, फिर आपने अटलांटिक ओशियन देख लिया, फिर तीसरा आपने देखा हिंद महासागर, ठीक है, तीसरा आपने हिंद महासागर देख लिया। चौथा आपको देखो अंटार्कटिक महासागर दिख जाएगा ऊपर। पांचवा आपको कौन सा दिख जाएगा, अंटार्कटिक। चौथा आपने जो देखा था ना वह कौन सा है, आर्कटिक महासागर है। पांचवा आपका अंटार्कटिक महासागर है, ठीक है। तो सारे के सारे आपको दिख गए होंगे। कौन से, पहला आपका पैसिफिक, दूसरा आपका कौन सा हो गया, अटलांटिक हो गया, तीसरा हिंद महासागर हो गया, चौथा आपका कौन सा है, आर्कटिक है, पांचवा कौन सा है, अंटार्कटिक है। तो भाई क्वेश्चन आपका आयोग किस हिसाब से पूछता है, आयोग ने जो प्रश्न पूछा है वह पूछा है क्षेत्रानुसार बताइए। उसने आर्कटिक को नहीं दिया हुआ था, बोले वो उसने केवल 4 आपके महासागर दे रखे थे और आपको टॉप 3 पता होने चाहिए। टॉप 3 अगर आपको पता है तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे, आप हमेशा आंसर सही कर कराओगे। देखो भाई सबसे बड़ा जो महासागर है वो दिख रहा होगा, यह एरिया पूरा कवर कर रहा है कौन सा, प्रशांत महासागर। उसके अलावा यह एरिया इधर का भी कौन सा है, यह भी प्रशांत महासागर है, क्योंकि आप इसको ग्लोब के रूप में समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो प्रशांत महासागर जो है आपका वह सबसे बड़ा महासागर है। और भाई फिर दूसरा कौन सा है, दूसरा यह जो एस आकार का महासागर दिख रहा है ना, यह कौन सा महासागर है, यह आपका है अटलांटिक महासागर। तो दूसरा कौन सा हो गया आपका, अटलांटिक महासागर। आपको मैप में दिखाया जा रहा है तो मैप में दिखाने के बाद आपको यह क्लियर हो रहा होगा, इसका एरिया भी स्पष्ट हो रहा होगा। तीसरा देखो आपका महासागर जो है वह हिंद महासागर है, यह आप देख रहे हो एरिया ही आप देख रहे हो कम नजर आ रहा है, तो हिंद महासागर हो गया। पांचवा आप देख रहे हो ऊपर जो मौजूद है आर्कटिक है, हालांकि आर्कटिक पूछा नहीं था, उसके बाद उसने दिया था लगाने के लिए क्रम में अंटार्कटिक महासागर, है ना, जो आपका दक्षिण में दिख रहा है, साउथ पोल में दिखाई दे रहा है। तो भाई यह क्लियर हो गया यहां से आपके महासागर। मोटा मोटा आपने समझा कि 5 प्रमुख महासागर हैं, लेकिन यह 4 प्रमुख महासागर इसलिए आपको दिए गए हैं यहां पर क्योंकि आयोग ने जो प्रश्न बनाया था इन 4 प्रमुख महासागरों के क्या बनाया था, क्रम में लगाने के लिए क्वेश्चन आया हुआ था। चलो यह क्लियर हो गया होगा टॉपिक आपको। अब प्रशांत महासागर देखते हैं। देखो गर्त क्या होता है हमने समझ लिया, पीछे एक एक करके हम समझते हैं कि इससे क्वेश्चंस कैसे बनाए गए। देखो गर्त को लेकर के क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो आपका विश्व का सबसे गहरा गर्त है वो कहां पर मौजूद है, बोले भाई प्रशांत महासागर में मौजूद है, ठीक है। यहां से तो क्लियर हो गया आपका कि प्रशांत महासागर में आपका सबसे गहरा गर्त है। और एक क्वेश्चन बनता है कि यहां पर कटक को लेकर भी क्वेश्चन बनता है कि हवाई कटक आपका, हवाई कटक कहां पर है, तो हवाई कटक भी आपका प्रशांत महासागर में मौजूद है। साथ ही साथ एक चाथम उभार को लेकर के पूछा जाता है क्वेश्चन। कटक क्या होती है तो समझ में आ गया ना, कटक वही होता है ना जब ज्वालामुखी प्रक्रिया के बाद मैग्मा आपका लावा जो है पहुंचता है सरफेस पर, धीरे धीरे करके जब जमा होता है तो वह उभरी हुई स्थलाकृति जो महासागर के भीतर मौजूद है वही आपकी कटक कहलाती है। तो भाई 2 कटक आपके प्रशांत महासागर से पूछे जाते हैं, एक हवाई कटक, एक चाथम। हवाई कटक आप जानते हो कहां पर है,
नहीं पता है तो पीछे भी कई बार बताया गया है। जब आप उत्तरी अमेरिका देखोगे, उत्तरी अमेरिका में यह द्वीप आपको दिख रहे होंगे, या हवाई द्वीप हैं, जो किसके, यूनाइटेड स्टेट के ही एक भाग है, इसका एक राज्य है, ठीक है, हवाई द्वीप, जहां आपको बताया गया था इसकी राजधानी कौन सी है, होनोलुलु, ठीक, क्लियर, याद आया आपको। तो यही आपका कटक है, हवाई कटक, यह प्रशांत महासागर में दिखाई देगा आपको। चाथम जो है उभार आपका न्यूजीलैंड आप देख रहे हो, इसके पश्चिमी तट पर ही आपको दिख जाएगा चाथम उभार, यह भी आपका कौन सा है, पैसिफिक ओशियन है। तो प्रशांत महासागर के आपको 2 कटक दिख गए। और गर्त आप बताओ यार, मारियाना गर्त की लोकेशन अगर आपसे पूछी जाए तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि मारियाना गर्त कहां पर होगा। देखो भाई, जहां पर प्लेटों का अभिसरण होगा वहां पर ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी, भूकंप बहुत अधिक आएंगे, तो भाई ये चीजें कहां ज्यादातर देखी जाती हैं, है ना। रिंग ऑफ फायर कहां पर बना हुआ है, तो आपने बताया जापान के क्षेत्र में जो है यह घटना होती है बहुत अधिक। तो जापान के ही क्षेत्र में आप ईस्ट में आप चले जाओगे तो वहीं पर आपका मौजूद है मारियाना कौन सा, गर्त, मैरियाना गर्त ही बोला जाता है, सबसे गहरा गर्त है, क्योंकि यहां पर जो छेपड़ हुआ होगा महासागरीय प्लेट का वह बहुत अधिक गहराई तक होगा, और जितनी गहराई तक आप समझो कि प्लेट जाएगी उतना ही गहरा क्या बनाएगी, गर्त बनाएगी। तो यह हो गया होगा आपको क्लियर। अब सारे फैक्ट्स तैयार यहां से। फिर अटलांटिक महासागर को लेकर देखो क्या पूछता है। अटलांटिक महासागर को लेकर के जो क्वेश्चन आते हैं वो एक तो कटक को लेकर आता है, एक गर्त को लेकर आता है। भाई पूछा कि यहाँ पर जो कटक मौजूद है उसका नाम क्या है, उसका नाम है मध्य महासागरी कटक। नाम ही रखा गया मध्य महासागरी, क्यों रखा गया, क्योंकि जो कटक वगैरह का निर्माण होता है यह मध्य महासागर में ही होता है। तो बोले भाई क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, आपने पहले अटलांटिक ओशियन को देख लिया, यह आपका अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, और यहां अटलांटिक ओशियन जो एस आकार की स्थलाकृति बनाता है, ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन बना कि मध्य अटलांटिक जो आपका कटक है, तो मध्य महासागरी सॉरी जो कटक है उसको लेकर के क्वेश्चन आता है कि इसका जो उत्तरी क्षेत्र है ना, उत्तरी क्षेत्र को क्या कहा जाता है और इसके दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता है। देखो उत्तरी क्षेत्र का जो नाम है वह है डॉल्फिन कटक, और दक्षिणी क्षेत्र का जो नाम है वह है चैलेंजर कटक। और देखो जो गर्त का निर्माण होता है ना उसे बोलते हैं रोमांसे गर्त। तो यह सारी चीजें देखो भी याद हो जाएंगी, पहले मैप पर देख लो। तो यह आपका हो गया कौन सा, डॉल्फिन कटक, और दक्षिण में आपका हो गया कौन सा, चैलेंजर कटक, और इसके बीच में ही जो गहरा आपको एक खाई टाइप की दिखाई देगी यहीं पर आपका भूमध्य रेखा के आसपास, तो यहां पर है आपकी रोमांसे। तो रोमांसे आपको पूछा जाता है कि डॉल्फिन कटक को और चैलेंजर कटक को अलग करती है कौन, रोमांसे गर्त जो मौजूद है बीच में। तो आप ऐसे समझ लो भाई, डॉल्फिन के साथ में जो रोमांस करना जो है बहुत ही चैलेंजिंग होता है ना, इस तरीके से समझ सकते हो आप। डॉल्फिन वगैरह जानते हो बहुत ही लवेबल आपका फिश होती है, ठीक, फिश ना होकर के, सॉरी ये देखो गलत बोल दिया मैंने, और ध्यान रखना डॉल्फिन जो है आपकी मैमल होती है, ठीक है। तो डॉल्फिन जो है आप जानते हो बहुत ही लवेबल होती है, तो इसलिए आप ऐसे याद कर लो इसको कि डॉल्फिन के साथ क्या है, रोमांस करना जो है बहुत ही चैलेंजिंग है। तो रोमांस से आपने बताया कि रोमांस जो गर्त है वही डॉल्फिन को चैलेंजर कटक से अलग करता है। तो यह क्लियर हो गया आपको अटलांटिक महासागर में जो भी क्वेश्चन आपका आयोग बनाता है। फिर देखो हिंद महासागर से क्वेश्चन कैसे बनाता है, हिंद महासागर से देखो कटक को लेकर क्वेश्चन बनाता है, और सारे देखो कटक गर्त को लेकर क्वेश्चन बनने हैं, इसलिए पहले आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग करा दी गई कि भाई कटक क्या होते हैं, गर्त क्या होती है, ये सब चीज इनका निर्माण कैसे होता है। तो अब 90 ईस्ट रिज को लेकर क्वेश्चन बना कि 90 ईस्ट रिज, जब आप प्रीवियस ईयर पलटोगे ना तो वहां देखो क्लियर हो जाएगा आपको यह जो है आपका किस महासागर में मौजूद है। तो आपने बताया कि 90 डिग्री जो पूर्वी देशांतर पर स्थिति होने के कारण ही क्या है इसको नामकरण दिया गया 90 ईस्ट रिज। अब बोले भाई 90 जो डिग्री पूर्वी देशांतर है ये मौजूद कहां पर होगा, तो कॉमन सेंस आपने लगाया कि भाई 82.5 डिग्री गया हुआ है कहां से, इंडिया से, है ना, देशांतरी रेखा 82.5 डिग्री गई हुई है। तो इसके आप ईस्ट में चले जाओगे तो कहीं ना कहीं 90 डिग्री यहां पर निकली होगी, है ना, कॉमन सेंस लगाकर आपने समझा, अगर नहीं भी पता होता तो 90 डिग्री भाई जो देशांतर रेखा है वो हिंद महासागर से होकर गई होगी। तो यह जो कटक है यह कहां पर मौजूद होगा, यह हिंद महासागर में मौजूद होगा। अगर नहीं आता है तो इस तरीके से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर क्वेश्चन किए जा सकते हैं जानकारी के आधार पर। और यहां पर जो कटक मौजूद है उसे बोला जाता है मध्यवर्ती मुख्य कटक। तो देखो भाई इसका भी उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग को लेकर के क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसको मैप पर ही समझ लेते हैं। यहां पर यह आपका दिख रहा होगा इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन में जो लक्षद्वीप से लेकर के चागोस तक के जो क्षेत्र है ना, यहां पर जो कटक की स्थिति है इसको बोला जाता है लक्षद्वीप चागोस कटक, ठीक है, आप समझिए। और फिर आपका और दक्षिण में चले जाओगे और यही कटक का विस्तार आपका कहां पर दिखाई देगा, सेंट पॉल तक। तो चागोस से लेकर के सेंट पॉल तक जो इसका कटक का विस्तार है, तो इस स्थलाकृति को जाना जाता है चागोस सेंट पॉल गर्त। तो दोनों क्वेश्चंस देखो बनते हैं आपके, लोकेशन में भी दिखा दिया गया। तो लोकेशन में अब जब दिख गया आपको तो कठिन नहीं होगा थोड़ा याद करना, क्योंकि उत्तरी भाग आपका लक्षद्वीप से चागोस तक का क्षेत्र है, तो इसीलिए लक्षद्वीप चागोस कटक बोलते हैं। और चागोस से सेंट पॉल तक का क्षेत्र जो है इसे बोलते हैं चागोस सेंट पॉल कटक। और चागोस आप जानते हो आर्चीपेलागो है, आर्चीपेलागो भी पीछे पढ़ा होगा आपने, क्या होता है ये, आइलैंड्स का समूह होता है। और बेसिकली यह जो है मॉरिशस के पास में यह आइलैंड का समूह है ना। चलो क्लियर हो गया होगा। यहां से देखो, यहां एक क्वेश्चन और बनाया जाता है कि
यह जो आपका हिंद महासागर है ना, इसमें आपके गर्तों का अभाव दिखाई देगा, मतलब ज्यादा गर्त वगैरह नहीं यहां पर दिखाई देते हैं। लेकिन एक गर्त पूछा जाता है आपका सुंडा गर्त। सुंडा आपको समझ में आ रहा होगा, आपने जावा सुमात्रा देखा होगा, वहीं पर आपका मौजूद है कौन सा, सुंडा गर्त। और सुंडा गर्त जो है ये कहां पर मौजूद है पूछ लिया जाता है, तो सुंडा गर्त आपका इंडियन ओशन में है, वहां पैसिफिक ओशियन भी दे सकता है। तो आप जानते हैं सुंडा गर्त की जो लोकेशन है ना, वह आपकी पैसिफिक ओशियन में है, ना कि आपकी इंडियन ओशन में। इसके ईस्ट में आपका पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। लेकिन यह थोड़ा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ज्यादातर आपके गर्त कहां दिखाई देंगे, प्रशांत महासागर में, तो वहां ऑप्शन दे देता है प्रशांत महासागर, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब एक क्वेश्चन जो भाई बनाया आयोग ने डेटम रेखा को लेकर बनाया, तो आप जब क्वेश्चन आया था तो ये किसी को नहीं पता था कि भाई डेटम रेखा क्या है, तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया। डेटम रेखा क्या होता है, डेटम रेखा एक मानिए जैसे समुद्र की तल पर एक क्षैतिज रेखा मान लीजिए काल्पनिक रेखा कोई मानी जाती है, और उसको बेस बनाकर गहराई या ऊंचाई नापी जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आप कभी रेलवे स्टेशन गए हैं वहां पर आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन का नाम दिया होगा और लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है ना, लिखा होता है। तो यह भाई समुद्र तल से ऊंचाई नापी कहां से गई, बेस किसको बनाया गया, तो बोले भाई समुद्र तल से ऊंचाई नापी ऐसे गई कि समुद्र तल पर हमने एक काल्पनिक रेखा मानी, उसको ही बोला गया डेटम रेखा। और डेटम रेखा से जितनी ऊंचाई पर वह रेलवे स्टेशन मौजूद था, तो उतना ही हमने लिख दिया कि समुद्र तल से ऊंचाई इतनी है। तो अब क्लियर हो गया होगा आपको। अब कभी भी देखोगे तो इस तरीके से थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करना कि डेटम रेखा क्या होता है। तो डेटम रेखा वह क्षैतिज रेखा होती है समुद्र तल की, जिसके सहारे ऊंचाई और गहराई मापी जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम महासागरीय जल का तापमान देख लेते हैं कि तापमान को लेकर क्या क्या क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। देखो भाई यहां से क्वेश्चंस जो बनते हैं ना, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो जितने प्रश्न आपके फैक्ट्स बनाए गए हैं ना, सारे आप बहुत आसानी से कर लोगे। यहां पर देखते हैं कि तापमान में अंतर जो आता है ना, तापमान में अंतर के कारण महासागरीय जल का परिसंचरण दिखता है। परिसंचरण समझते हो ना, जैसे हमने वायु जब वायुमंडल पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था कि वायु का कैसे परिसंचरण हो रहा था, है ना, कैसे वायु आरोहित हो रही थी, फिर आरोहित होकर के मुड़ रही थी, है ना, दक्षिण की ओर, फिर वह 30 डिग्री पर आकर बैठ रही थी। तो इस तरीके का पूरा जो परिसंचरण दिखाई दे रहा था, यही परिसंचरण जब महासागरीय जलधारा में दिखाई देगा आपका, है ना, तो उसी को बोला जाता है कि महासागरीय जल पर जो परिसंचरण ये दिखाई देगा, तो उसी को बोला जाएगा कि तापमान में अंतर होने के चलते यह परिसंचरण दिखाई देगा। उसका कारण क्या होता है, देखो भाई यह मान लो आपकी हो गई सरफेस, यह महासागर हो गया, ठीक। और यहां पर मान लीजिए तापमान कुछ है और इसकी तुलना में तापमान यहां पर अधिक है यह तापमान का अंतर है, और तापमान में यही अंतर ही परिसंचरण को कैसे जन्म देता है यह समझ लेते हैं। अब भैया तापमान जब यहाँ का अधिक होगा तो यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा होगा सरफेस पे, तो जलधाराओं का प्रभाव, महासागरीय जल का प्रभाव किस ओर होगा, इस ओर हो जाएगा। अब भैया यहाँ से जब जल आगे की ओर बढ़ेगा तो आप जानते हो यहाँ से कैसी स्थलाकृति बन जाएगी, इस तरीके की स्थलाकृति बन जाएगी, है ना, सरफेस आपकी ऊंची हो जाएगी, जल आगे की ओर बढ़ेगा। अब यहाँ जल की कमी हो गई, यहां वाटर की कमी हो गई, तो नीचे से जो जल होगा वह इस कमी को पूरा करने के लिए क्या आएगा, ऊपर आएगा। तो समझे परिसंचरण का कैसे जन्म हो रहा है। अब यहां जब जल ऊपर की ओर आएगा तो इस साइड से शिफ्टिंग होगी भाई जल की, है ना, यहां जल की कमी हुई तो यही ऊपर जो बढ़ा हुआ जल है या नीचे की ओर जाएगा। या देखो एक पूरा सर्कुलर मोशन तैयार हो गया। अब सर्कुलर मोशन कैसे तैयार होता है, जल में जो परिसंचरण है कैसे होता है, यह क्लियर हो गया होगा कि तापमान में अंतर के चलते कैसे परिसंचरण होता है। अब भाई यह परिसंचरण जो होता है इसके लिए जिम्मेदार होता है तापमान, और तापमान जो है अनेक कारकों पर निर्भर करता है। और वह कारक कौन कौन से होते हैं, एक तो देखो होता है जल और स्थल का वितरण में असमानता। अब समझे, इसको समझना है तो काफी आसान है। कैसे भाई, आपने दो गोलार्ध बनाए, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध समझा। अब पूछा जाए अगर आपसे उत्तरी गोलार्ध में आपका तापमान अधिक होगा या दक्षिणी गोलार्ध में, आप साधारण सी बात बता सकते हो, वहां से ही इस पॉइंट को समझ में आ जाएगा कि भाई यहां पर तापमान अधिक क्यों होता है, क्योंकि यहां पर स्थलखंड ज्यादा मौजूद हैं। बोले भाई स्थलखंड ज्यादा मौजूद हैं तो स्थल का तापमान क्या होता है, अधिक होता है। दिन में क्या होता है आप जानते हो, दिन में जल की तुलना में स्थल का तापमान अधिक होता है। तो बोले भाई यहां पर जो महासागरीय जल होगा यह जब संपर्क में रहेगा किसके, स्थल खंडों के, तो इसका तापमान भी अधिक होगा। इसलिए उत्तरी गोलार्ध का सामान्यतः तापमान जो होता है दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक होता है। बोले यह जो वितरण है ना, यह जो है आपको असमानता दर्शाता है किसमें, तापमान में। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा देखो अक्षांशीय स्थिति को लेकर के, अब भाई 0 डिग्री पर और 90 डिग्री पर तुलना ही कर लो ना, कहां पर आपका तापमान अधिक होगा, 0 डिग्री पर। फिर आपका आता है महासागरीय धाराएं, यह कैसे तापमान घटाते बढ़ाते हैं। देखो भाई यहाँ गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा में समझो, अगले लेक्चर में आपका जलधारा कवर करा दिया जाएगा, वहां सारा समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ आपको यह समझना है यह कैसे तापमान बढ़ाएंगे। देखो भाई जब गर्म जलधारा किसी क्षेत्र में जाएगी तो उस महासागरीय जल का तापमान तो बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी। तो यह क्लियर हो गया आपको कैसे तापमान को प्रभावित करती है। अब प्रचलित पौने हमने देखा, भाई प्रचलित पौने क्या होता है। देखो प्रचलित पौने कैसे बढ़ाती हैं, यहां पर दो पौने आपको समझनी है, अनुतटीय पौने और अपतटीय पौने। अनुतटीय तो पौने क्या होती हैं भाई, जो आपकी कहां से, तट की ओर चल रही होती हैं। अब एक बात बताइए,
सॉरी तट से चल रही होती हैं, अनुतटीय होती हैं जो तट से चलती हैं, अपतटीय होती हैं जो तट की ओर चलती हैं। अब जो तट से चल रही है, मान लो जल की ओर, जली भाग की ओर, महासागरीय जल की ओर चल रही होगी, तो स्थल आपका कैसा होता है, गर्म होता है भाई। अब स्थल गर्म होगा तो यह चलने वाली पवनें जो होंगी महासागर पर चलने वाली पवनों की तुलना में गर्म होगी, तो यह जैसे ही महासागर की ओर आगे बढ़ेंगी तो आप जानते हैं कि जल के तापमान को क्या करेंगे, महासागरीय जल के तापमान को बढ़ा देंगी। तो आप समझे प्रचलित पवनें कैसे तापमान को बढ़ाती हैं। क्लियर हो गया यहाँ से। लवणता, भाई जिस जगह की लवणता अधिक होती है ना, उसकी जो ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता है वह भी अधिक होती है। यह थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात है कि लवणता जिसकी अधिक होगी उसकी ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता अधिक होगी, तो इसका मतलब है वह तापमान बढ़ा देगी अगर लवणता अधिक होगी। तो यह सारे फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं किसके लिए, तापमान बढ़ाने के लिए। और यहां से क्वेश्चंस ऐसे बनाए जाते हैं कि भाई पूछ लिया जाता है कि लवणता से सीधा प्रश्न बना दिया जाता है कि लवणता यदि अधिक होगी तो उसका तापमान क्या होगा, अधिक होगा या कम होगा। तो आप बताओगे लवणता अधिक होगी तो मतलब तापमान उसका क्या होगा, अधिक होगा। प्रश्न ऐसे ही बनाए जाते हैं कॉन्सेप्ट से। तो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया यहां पर तापमान को लेकर के। फिर देखो इसके क्षैतिज वितरण को लेकर के क्वेश्चन क्या बनता है। क्षैतिज वितरण बहुत आसान है भाई। क्षैतिज जब बोला था तो आपको समझाया था कि आपको विषुवत रेखा से चल देना है ध्रुव की ओर, है ना, चाहे उत्तर जाओ चाहे दक्षिण की ओर जाओ। तो बोले भाई विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे, क्षैतिज रूप से हमने देखा कि तापमान तो घट ही रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखा एक और यहां पर तो आपको 27 डिग्री के आसपास टेम्परेचर दिखाई देगा, वहीं 60 के आसपास जाओगे तो 1 से 2 डिग्री के आसपास टेम्परेचर दिखाई देगा। तो आपसे पूछा जाए कि औसत वार्षिक तापक्रम कितना होता है, क्वेश्चन आपका आया भाई, क्वेश्चन आया है ये कि औसत वार्षिक तापक्रम कितना होता है। तो 17 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है यह आपका औसत वार्षिक तापक्रम होता है। तो यहां से यह फैक्ट आपका क्लियर हो गया। तो देखो ऊर्ध्वाधर वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण कुछ नहीं है, जैसे वहां पर समझाया गया था। ऊर्ध्वाधर वितरण जब भी आपको आंकना होता है तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं, एक महासागरीय क्षेत्र हमने ले लिया, कोई सा भी महासागरीय क्षेत्र ले लो। हमने क्या किया, हमें उसके भीतर जाना है, डुबकी लगानी है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर जाना है मतलब नीचे महासागर के अंदर जाना है। अब भैया महासागर के भीतर जाना है तो ऊर्ध्वाधर रूप में हम देखेंगे क्या परिवर्तन हो रहा है तापमान में। तो तापमान में होने वाला परिवर्तन देखेंगे हम, खड़े हो कहां ऊपर होकर देखेंगे, हम निम्न अक्षांश में खड़े होकर देखेंगे। बेसिकली जो आकलन किया गया ना वह निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में या मध्य अक्षांशीय क्षेत्र तक, निम्न से मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ही आपका क्या किया गया, यह आकलन किया गया किसका, ऊर्ध्वाधर वितरण का। तो इसीलिए जो नाम रखा गया है वह देखो आपका जो एक सरफेस आएगी, परत आएगी, उसे थर्मोक्लाइन बोला जाता है। बेसिकली जो क्वेश्चन आपका आयोग पूछता है वह थर्मोक्लाइन से पूछता है। अब इसको समझ लो ना पहले, जब ऊर्ध्वाधर वितरण को समझ लोगे तो थर्मोक्लाइन परत को समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। होता क्या है, देखो हम निम्न अक्षांश पर बैठे, हम निम्न अक्षांश पर, हमने महासागर कोई भी मान लो भाई, अटलांटिक ही मान लो हमारा महासागर है, वहां पर हम सागर के भीतर जा रहे हैं, हमने डुबकी लगाई, देखा कुछ समय तक हमारा तापमान क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि इस जगह पर हमारा तापमान तो अधिक होगा क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ रही हैं, है ना, अक्षांशीय स्थिति आप देख रहे हो, तापमान तो यहाँ अधिक होगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जैसे ही नीचे हम उतरेंगे और नीचे जैसे धीरे धीरे उतरते चले जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा, यानी कि 1000 मीटर के बाद एक समय ऐसा आएगा जब तापमान क्या हो जाएगा, एकदम स्थिर हो जाएगा। उसके बाद फिर तापमान घटेगा नहीं, है ना, उसके बाद तापमान जो है एक जैसा बना रहेगा। तो आप समझे आपकी ये थर्मोक्लाइन शब्द कहां से उत्पत्ति हुई। थर्मो मतलब होता है आपका टेम्परेचर, इसको तोड़ दिया करो तुरंत समझ में आ जाएगा। क्लाइन जो है आपका डिक्लाइन से लिया गया, यानी कि थर्मोक्लाइन जो परत है आपकी वह परत है जहां पर आते, जहां तक जो है आपका तापमान जो है बहुत तेजी से डिक्लाइन होता है, समझे। तो इसीलिए इसका नाम रखा जाता है थर्मोक्लाइन। तो आपका क्लियर हो गया होगा, लगभग मान के चलिए 1000 मीटर तक यह परत रहती है। इसके बाद तापमान क्या होता है, जो निचली परत होती है वहां तापमान एक समान बना रहता है। तो यह ऊर्ध्वाधर वितरण में हमें यह जानकारी मिली थर्मोक्लाइन परत के बारे में। तो आयोग जो है प्रश्न बनाता है वो थर्मोक्लाइन परत से ही बनाता है। तो एकदम क्लियर हो गया होगा, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कि थर्मोक्लाइन परत आई कैसे, वैज्ञानिकों ने आखिर यह परत की खोज कैसे की। तो अब थोड़ी ना कठिन होगा आपके लिए इसको हल करना। अब महासागरीय जल की लवणता समझते हैं भाई। लवणता वाला टॉपिक आ गया और इसमें लवणता जो है बहुत आसानी से समझेंगे, बहुत बेसिक एकदम डेली लाइफ के एग्जांपल्स लेकर समझोगे तो यह लवणता जैसा टॉपिक जो है बहुत आसान लगेगा। कैसे भाई, पहले बताओ लवणता होता क्या है। लवणता अगर साधारण शब्दों में समझो तो पानी में आपकी नमक की मात्रा, वही होती है आपकी क्या, लवणता। ठीक है, लवण मतलब आप नमक समझना, दिमाग में अपने रखना इस चीज को। और लवणता मतलब होता है उस जल में घुले हुए नमक की मात्रा। और इसको किताबी भाषा में समझने की कोशिश ज्यादा मत करना। होता क्या है, हम 1000 ग्राम जो है जल ले लेंगे, उसमें हम देखेंगे घुले हुए पदार्थों का भार जो होता है उसका ही अनुपात क्या कहलाता है, लवणता कहलाता है भाई। और इसको पीपीटी में, जैसे पीपीटी का फुल फॉर्म होता है आपका पार्ट्स पर 1000, मतलब पार्ट्स जो है उसी आपके घुले हुए पदार्थ के पार्ट्स देखे जाते हैं पर 1000 आपके वाटर में। ठीक, इसीलिए इसको पीपीटी के रूप में डिनोट किया जाता है। जो आकलन किया जाता है वो पीपीटी के रूप में किया जाता है। लवणता होता क्या है यह समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कैसे बनाए जाते हैं।
देखो भाई, किसी भी क्षेत्र की लवणता को, अब हम यहाँ पर महासागर जलमंडल पढ़ रहे हैं तो हम महासागरों की लवणता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब बोले भाई महासागर की लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ जो कारक आप पढ़ोगे ना, यह मेंस में भी इसी तरीके से पढ़ना होता है और प्रीलिम्स में देखना आप कैसे फैक्ट्स, इसके एक एक कारक को लेकर के कैसे क्वेश्चंस आपके फैक्ट्स बनाए गए हैं, और सारे आयोग में आए हुए क्वेश्चन है, साथ के साथ आपके देखो बताया भी जाएगा कैसे आयोग में पूछा जाता है। आप समझते हैं यहाँ पर भाई वाष्पीकरण की बात की जाती है कि जो प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक है वह वाष्पीकरण है। इसको समझना कैसे है, कुछ नहीं, आपको 2 गिलास आपने ली है ना, ये समझना महासागर है मान लो, लेकिन एक डेली लाइफ के एग्जांपल से समझो तो बहुत आसान लगेगा। भाई आपने 2 गिलास ली, उसमें मान लो 100 लीटर आपका क्या है, जल है दोनों में और 1 केजी आपका लवण है या नमक है, जो भी समझ लो आप। अब इसमें क्या हुआ, वाष्पीकरण की बात की गई। वाष्पीकरण का सीधा संबंध लवणता से होता है। भाई अब मान के चलिए ये जो पहला वाला ग्लास है, यहाँ पर जो है वाष्पीकरण होकर के 80 लीटर ही क्या बचता है, जल बच रहा है, और यहाँ वाष्पीकरण नहीं हुआ, यहाँ मात्र 90 लीटर ही जल बच रहा है। वाष्पीकरण बहुत कम होता है इसकी तुलना में। तो भैया नमक तो अभी भी उतना है ना, जल कम हो गया, जल अगर कम हो गया, नमक 1 किलो ही है, तो लवणता किसकी अधिक होगी, आप बताइए। जिसका वाष्पीकरण ज्यादा होगा वहां पर उसकी लवणता भी ज्यादा होगी। इसी से आपका प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न यह पूछा जाता है भाई कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक के क्षेत्र में लवणता की जो व्यापकता है वो सर्वाधिक होती है। कारण क्या है भाई, कर्क रेखा आपने देखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, यह जो जोन है यहां पर वाष्पीकरण बहुत अधिक होता है। कारण तापमान अधिक होता है। भाई जब तापमान अधिक है, सूर्य की किरणें यहां तक सीधी पड़ती हैं, तो सीधी सी बात है वाष्पीकरण ज्यादा होगा, इसलिए इस क्षेत्र की लवणता अधिक होती है। एक प्रश्न देखो यहां से आपका फैक्ट क्लियर हुआ। फैक्ट कैसे क्लियर हुआ, जब हमें पीछे का कॉन्सेप्ट पता है। अब वर्षा की मात्रा को लेकर के बोला जाता है, दूसरा जो कारक है प्रभावित करता है लवणता को, वर्षा की मात्रा। बोला जाता है कि भाई वर्षा की जो मात्रा होती है वो अपोजिट संबंध होता है ना। कैसे व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, बोले एक बात बताओ भाई, यही आपका फिर से एग्जांपल लेना है ग्लास वाला। इसमें हमने 100 लीटर दोनों में जल रखा हुआ था। अब इसमें ऊपर से हमने स्वच्छ जल मिला लिया, मान लो इसमें हमने बारिश हो रही थी वहां जाकर ये ग्लास रख दिया, तो 20 लीटर यहां पर पानी जमा हो गया और एक्स्ट्रा हो गया, किसका, वर्षा का। और वर्षा का जल कैसा होता है, स्वच्छ जल होता है भाई। तो स्वच्छ जल में अब टोटल हो गया आपका 120 लीटर पानी। भैया 120 लीटर पानी तो हो गया, लेकिन नमक तो आपका 1 किलो था, क्योंकि वर्षा के जल में नमक तो था नहीं, कहने का मतलब लवण तो था नहीं वहां पर। और यह जो जल था आपका, यह बिना वर्षा वाला जाओ, वही 100 लीटर ही जल था पहले। तो एक बात बताइए, जो आपका 120 लीटर अब जल हो गया, इसकी लवणता कम हो जाएगी, क्योंकि भाई इसमें नमक की मात्रा तो कम हो गई, पानी केवल बढ़ा। तो इसलिए बोला जाता है वर्षा की मात्रा अगर होगी ज्यादा तो लवणता वहां पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस पर देखो क्वेश्चन कैसे आयोग बनाता है। देखो इस पर क्वेश्चन बनता है ऐसे है कि आपने यह क्षेत्र देखा, यह विषुवतीय क्षेत्र है। भाई विषुवतीय क्षेत्र का तापमान तो मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा होता है, तो यहां तो भाई वाष्पीकरण ज्यादा होता है, वाष्पीकरण यहां ज्यादा होना चाहिए, स्वाभाविक सी बात है, तापमान ज्यादा है जब। तो बोले फिर लवणता जो है भाई विषुवतीय क्षेत्र की ज्यादा होनी चाहिए। तो बोले हाँ होनी तो चाहिए, लेकिन क्या होती है, बोले नहीं होती है। कहां की होती है ज्यादा, बोले इस मध्य अक्षांश की, यानी कि कर्क रेखा पर जो है आपकी लवणता ज्यादा होती है। बोले कारण क्या है, कारण यही दूसरा पॉइंट है, यहां पर जो होता है वर्षा की मात्रा कम होती है, किसकी तुलना में, विषुवत रेखा की तुलना में। जो आपका 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री पर आपकी वर्षा की मात्रा अधिक होती है। जब भैया वर्षा की मात्रा अधिक होगी तो फ्रेश वाटर क्या होगा, यहां पर ज्यादा मौजूद होगा। जब फ्रेश वाटर यहां ज्यादा मौजूद होगा तो यहां पर लवणता कम हो जाएगी। इसीलिए बोला जाता है कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर, है ना, इसकी तुलना में विषुवत रेखा की तुलना में लवणता ज्यादा होती है। यहां देखो फैक्ट आपका बनाया जाता है, कॉन्सेप्ट यही है पूरा। अगर पीछे रीजन आपको पता है ना, तो फैक्ट कितना आसान है यार। आयोग ने इसी तरीके से देखो फैक्ट बनाया है, पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा लवणता कहां होती है, सीधा प्रश्न पूछता है वो। तो अब देखो पूरा यहां पर आपको समझा दिया गया है कि क्यों लवणता भाई ज्यादा होती है। अब स्वच्छ जल का मिश्रण जहां पर ज्यादा होगा वहां लवणता कम हो जाएगी, पीछे ही समझा दिया गया। इसमें और एग्जांपल से ऐसे समझो कि ध्रुवीय क्षेत्रों में पूछता है कि लवणता ज्यादा होती कि कम। बोले भाई ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होता है, भाई ग्लेशियर होते हैं, आपके बर्फ होती है, बर्फ आपका स्वच्छ जल है। और स्वच्छ जल मतलब क्या है, स्वच्छ जल जैसे ही बढ़ेगा तो लवणता को कम कर देगा, हम समझ चुके हैं। डेल्टाई क्षेत्र क्या होता है, नदियां जो भाई आती हैं और नदियां जो है आपका समुद्र में जल मिलाती हैं, आपके अंतिम रूप से समुद्र में गिरती हैं, तो इनका जो डेल्टा का क्षेत्र होता है, यहाँ पर नदियों का जल स्वच्छ जल मिलता है। तो भाई डेल्टा के क्षेत्र में स्वच्छ जल मिलेगा तो इससे लवणता क्या होगी, उसकी कम होगी उस क्षेत्र की। और जहां पर आप आगे देखना बंद संरचना, जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे जहां जहां नदियां नहीं मिल रही होंगी, केवल वाष्पीकरण हो रहा होगा, उस क्षेत्र की लवणता बहुत अधिक होगी। आयोग वहां से प्रश्न बना देता है आपके। अब समुद्री धाराओं को लेकर क्या है भाई, एक बात बताइए, समुद्री धाराएं जहां पर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर समझिए, यह गल्फ स्ट्रीम का जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि गल्फ स्ट्रीम की धारा जो है आपकी, देखो ऐसे शॉर्ट्स में देख लो गल्फ स्ट्रीम को, अभी हम जलधाराएं पढ़ेंगे तो वहां हम पूरा क्लियर कर लेंगे इसको, ठीक है। यह आपने समझा कि यह भाई आपका कौन सा क्षेत्र है, अटलांटिक ओशियन का क्षेत्र है ऐसा आकार का, ठीक। तो यहां पर ही गल्फ स्ट्रीम जो गर्म धारा होती है यह ऊपर जाती है किस क्षेत्र में, यूरोप के क्षेत्र में। तो गर्म धारा जब ऊपर यूरोप के ठंडे क्षेत्र में जाएगी तो यह क्या करेगी, यह उस क्षेत्र की लवणता बढ़ा देगी, क्योंकि भाई तापमान अधिक होगा तो उसकी लवणता बढ़ जाएगी। कॉमन सेंस कैसे लगाना है,
आप एक ठंडे जल में नमक को घोलिए और गर्म जल में नमक को घोलिए, किसकी भैया घोलने की क्षमता ज़्यादा होगी? गर्म जल में। तो इसी आधार पर आप समझे कि यहाँ पर जब ऊपर गर्म धारा पहुँचती है तो उस क्षेत्र की लवणता बढ़ा देती है। तो यह क्लियर हो गया आपको। देखो यहाँ प्रश्न भी बनाया जाता है इसी तरीके से। और तापमान, सीधी सी बात है, तापमान अभी पीछे समझाए कि तापमान बढ़ेगा मतलब लवणता का मिश्रण बढ़ेगा। तो यह देखो लवणता को लेकर जितने क्वेश्चंस आपके बनते हैं इन्हीं पॉइंट से बनते हैं। प्रभावित करने वाले कारकों को अगर समझ लिया तो सारे फैक्ट्स आपके क्लियर। अब जाना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पलटना, देखो सारे हो जाएंगे आपसे। ऊर्ध्वाधर वितरण, जैसे हमने वहां ऊर्ध्वाधर वितरण देखा था ना कि हमें क्या करना है, महासागर के भीतर गोता लगाना है। और जैसे ही हमने गोता लगाया भाई, निम्न अक्षांश से हम चले उच्च अक्षांश की ओर, यहां तक तो लवणता देखो बढ़ेगी। फिर हमने देखा, फिर वैज्ञानिकों ने देखा कि अब हम भीतर जा रहे हैं भाई। कहां जा रहे हैं? हमने नीचे जाना है, ठीक। ऊर्ध्वाधर है ना, ऊर्ध्वाधर वितरण मतलब महासागर के भीतर जाना है। और वहां पर जैसे हमें थर्मोक्लाइन परत मिली थी ना, वैसे यहां पर हेलोक्लाइन मिलेगी। हेलो मतलब होता है लवण, और क्लाइन मतलब देखो यहां डिक्लाइन, क्योंकि यहां जो अध्ययन किया गया वो निम्न अक्षांश से मध्य अक्षांशी क्षेत्र में ही वैज्ञानिकों ने किया। तो इसी आधार पर क्या किया, इसका नाम रखा। यानी कि अगर देखो उच्च अक्षांश से आते तो पहले तो क्या होता है आपका, उच्च अक्षांश पर आप जानते हो लवणता बहुत अधिक होती है। तो जब भीतर की ओर जाएंगे तो हमारी सैलिनिटी बढ़नी चाहिए थी ना, लेकिन हेलोक्लाइन परत माना जाता है जहां पर आपकी सैलिनिटी घटती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमने निम्न अक्षांश से अध्ययन किया ऐसा, और निम्न अक्षांश से जब अध्ययन करेंगे तो हम नीचे जाएंगे धीरे धीरे करके एक सीमा ऐसी आएगी जहां पर आकर के सैलिनिटी नीचे एकदम बराबर हो जाएगी, ठीक है, ना घटेगी ना बढ़ेगी। तो सैलिनिटी जैसे ही आपकी बैलेंस हो जाती है, जहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है आगे, तो उसी परत को बोला जाता है क्या, आपका हेलोक्लाइन परत। अब क्लियर हो गया होगा। और हेलोक्लाइन परत से ही आपके क्वेश्चन आते हैं। तो ऊर्ध्वाधर वितरण उसके लिए समझना जरूरी है, इस फैक्ट को अगर समझना है। तो क्षैतिज वितरण देखो आगे हम देखते हैं लवणता का जो क्षैतिज वितरण है। भाई क्षैतिज वितरण कैसे है, आपका विषुवत रेखा से कहां जाना है, ऊपर की ओर जाना है, उत्तर ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव की ओर। तो भाई पहले हम खुले सागर में जाएंगे। खुला सागर आप समझ रहे हो, प्रशांत महासागर हमने देखा था, चाहे आप अटलांटिक में चले जाओ। इन खुले सागरों में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं यार निम्न अक्षांश से क्या होता है, मध्य अक्षांश तक हम जाते हैं, तब तक तो हमारी लवणता क्या होती है, बढ़ रही होती है। सर्वाधिक लवणता कहां पाई जाती है, मध्य अक्षांश में। इसके पीछे रीजन बता दिया क्या, वर्षा की मात्रा का कम होना। कहां पर, मध्य अक्षांश में, विषुवत रेखा की तुलना में। तो यहां तो देखो हमारा मैप इस तरीके से, यह आप हटा देना यहां पे। तो हमने पहले पढ़ा कि मध्य अक्षांश तक क्या हो रही है, आपकी लवणता बढ़ रही है भाई, जब हम खुले समुद्र में गए। फिर हम जैसे आगे बढ़े, आगे देखा हमने तो आगे जो है आपकी धीरे धीरे करके क्या हो रही है, लवणता कम होनी चालू हो जाएगी। तो उत्तर ध्रुव पर जाते जाते हमारी लवणता बहुत कम हो जाती है, क्योंकि देखो एक तो तापमान कम होता जाएगा तो वाष्पीकरण भी कम हो रहा होगा, है ना। साथ ही साथ वाष्पीकरण के साथ साथ आगे आपका फ्रेश वाटर भी मिलेगा। फ्रेश वाटर के साथ साथ देखो आगे आपको पता है ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ मिलती है, बर्फ आपका क्या है, फ्रेश वाटर के स्रोत होते हैं। तो लवणता वहां से भी कम हो जाएगी। तो यह हो गया खुले समुद्र का, आपने समझ लिया। अब बंद सागर में, बंद सागर का मतलब समझो, क्लोज्ड एकदम सागर होता है जहां पर होता क्या है, जहां पर आप समझिए अगर कोई भी नदी आकर नहीं गिरेगी, ठीक है, कोई नदी आकर नहीं गिर रही है, और वह मान लीजिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है या मध्य अक्षांश में स्थित है, तो वहां देखो तापमान तो अधिक है ही वहां का, उस क्षेत्र का, तो वाष्पीकरण तो वहां पर हो ही रहा होगा। अब वाष्पीकरण हो रहा होगा, वाष्पीकरण के साथ साथ कोई अगर वाटर सोर्सेस आकर के वहां पर मिल नहीं रहा होगा, कोई जुड़ नहीं रहा होगा, नदियां वहां जल लेकर आ नहीं रही होंगी, है ना। इस तरीके से अगर जल की प्राप्ति नहीं होगी तो लगातार उस क्षेत्र की क्या हो रही होगी, लगातार उस क्षेत्र की लवणता बढ़ रही होगी। तो इसी आधार पर जो क्वेश्चंस आपके आयोग में आते हैं वह 4 क्षेत्र दे दिए जाते हैं, यही बंद सागर संरचना से, या ऐसी संरचना जहां पर वाष्पीकरण की मात्रा अधिक हो रही होती है, जिस कारण से उसकी लवणता बहुत अधिक बढ़ रही है। तो यहां से देखो आयोग प्रश्न उठाकर दे देगा, 4 झीलें पूछ लेता है और इनका बोलेगा क्रम लगाओ। या क्वेश्चन कैसे पूछेगा, या बोलेगा सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है। तो भाई आपको बताना है, क्या बताना है, सबसे पहले आपको पता रखना है कि सबसे ज्यादा जो लवणता होती है वह असल झील की होती है। हालांकि आयोग ने अभी तक जो है वान झील को माना है, लेकिन दोनों देखो आयोग असल झील और वान झील दोनों अभी तक अलग अलग नहीं पूछता है ना, दोनों एक साथ नहीं पूछता है। बाई चांस पूछ लिया तो एकदम क्लियर रखना है आपको। असल झील आपकी कहां पर मौजूद है, जिबूती में है। जब हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपने पढ़ा होगा, अगर आपने ध्यान से मैपिंग नहीं की है तो अफ्रीका में देखना, हॉर्न अफ्रीका में आपको जिबूती यहां पर देश दिखाई देगा, और इस जिबूती में ही स्थित है आपकी भीतर असल झील, ठीक है। असल झील में क्या है आपकी 348, यह जो प्रदर्शित करने का यह तरीका है, या पीपीटी को, या तो आप इस पीपीटी के रूप में लिख लो, लवणता को प्रदर्शित ऐसे ही किया जाता है, ठीक है, या पीपीटी के रूप में लिख लो। तो 348 पीपीटी किसकी लवणता है, असल झील की। देखो साथ के साथ आपको यह भी बताया जा रहा है ताकि आपको तैयार रहे, यह चीज याद नहीं करनी है। तो असल झील जो है सर्वाधिक लवड़ी झील हो गई आपकी, कहां पर स्थित है, जिबूती में। लोकेशन भी बता दी गई, क्योंकि प्रश्न जो है 2-3 तरीके से पूछा जाता है। कैसे, एक तो प्रश्न क्रम लगाने को आ जाएगा लवणीता का, दूसरा आ जाएगा इनके देशों से मिलाइए, लोकेशन मिलाइए कहां पर है, तीसरा आ जाता है कि सर्वाधिक लवड़ी कौन सी है, ठीक है। 3 आधार पर
पर प्रश्न बनते हैं। फिर देखो वान झील आ गया। वान झील क्या है आपको बताना है, किस कंट्री में है, आपकी तुर्की में। इसकी लवणीयता कितनी है, 330 पीपीटी है। फिर आपका मृत सागर, देखो भले ही दिया है यहाँ पर मृत सागर, लेकिन यह है क्या, यह झील है अपने आप में। यह विस्तार होने के कारण, काफी बड़ी होने के कारण, इस कारण से इसको सागर, मृत सागर बोल दिया जाता है, लेकिन बेसिकली है क्या है, अपने आप में झील है। ठीक है, ये कहां पर स्थित है, यह इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। जब आपने यूरोप की मैपिंग की होगी वहां देखा होगा डेड सी को, और डेड सी की लवणीयता कितनी है, 238 पीपीटी है। ग्रेट साल्ट लेक हमने देखा भाई, ग्रेट साल्ट लेक आपने अमेरिका जब देखा होगा, नॉर्थ अमेरिका, तो वहां पर आपको ग्रेट साल्ट लेक दिखी होगी, और इसकी आपकी लवणीयता कितनी है, 220 पीपीटी है। तो 4 आपकी झील दिखाई दी, कौन सी, असल हो गई, वान हो गई, डेड सी हो गई, और ग्रेट साल्ट हो गई। तो यह 4 हैं जो क्रम लगाने को आता है, और काफ़ी नॉर्मल, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रचलित भी हैं, बार बार आप नाम सुनते हो गए, लेकिन इसको कहाँ पर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये देखो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ों को पढ़ोगे तो याद रहेंगी। तो हमने देखा यहाँ पर झीलों का अध्ययन कर लिया, झीलों को लेकर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तीनों तरीके हमने स्टाइल देख लिए कि आयोग के क्या है पूछने के। फिर देखो प्रमुख सागर देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका आयोग से बनता है कि जो लवणीयता का घटता क्रम आपको बताना है सागरों का। भाई बताना क्या है, इसमें यह बताना है जो आपके प्रमुख सागर होते हैं ना, उनमें लवणीयता का क्रम आपको बता देना है कि कौन सा सागर आपका ज्यादा लवड़ी है, कौन सा कम लवड़ी है। देखा जाए मोटा मोटा तो बहुत अधिक लवड़ी नहीं होते हैं या, लेकिन फिर भी क्रम लगाने को आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ क्रम आपको एक साथ लगाकर देखो समझा दिया गया है। सर्वाधिक लवड़ी जो है आपका सागर के रूप में समझा जाए तो लाल सागर है, ठीक है, रेड सी के रूप में जिसको आप जानते हो। फिर आपका भूमध्य सागर है, भाई सर्वाधिक लवड़ी आपका लाल सागर दिखाई देगा। फिर आपका भूमध्य सागर दिखाई देगा। तीसरा आपका कैरिबियन सी है ना, कैरिबियन सी आप जानते हो कहां पर है, तीनों की लोकेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अफ्रीका के उत्तर में स्थित है आपका भूमध्य सागर है, और अफ्रीका और अरब के क्षेत्र के मध्य में स्थित है कौन सा आपका लाल सागर, और कैरिबियन सी आपका अमेरिका के उत्तर में स्थित है। ये तीनों आपको लोकेशन भी क्लियर है। वर्ल्ड मैप में आपको क्या है, इनको डोनेट भी करना है, सॉरी वर्ल्ड मैप में आपको इनको लोकेट भी कर लेना है, ठीक है, लाल सागर को, भूमध्य सागर को और कैरिबियन सागर को। तो तीनों आप सागर क्लियर हो गए होंगे। लवणीयता का क्रम आएगा आपसे, अब क्लियर हो गया होगा यह चीजें। लवणीयता को लेकर के जितने क्वेश्चन आपके बने हैं ना, तो वह आप सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट भी आपको समझाए गए हैं। फिर देखो एक पूछा जाता है कि महासागरीय जो जल है इसकी लवणीयता में सर्वाधिक योगदान किसका है। मतलब जो आपके पदार्थ घुले होते हैं ना सागर में, महासागर में आपके जो पदार्थ घुले होते हैं उनमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा पदार्थ घुला होता है, तो भैया सोडियम क्लोराइड ही घुला होता है। कैसे, कॉमन सेंस से लगाओ यार थोड़ा इसको। आपके घर पे नमक है, नमक क्या होता है, नमक आपका सोडियम क्लोराइड ही होता है। तो भाई यह नमक की प्राप्ति कहाँ से होती है, समुद्र से होती है। कैसे होती भाई, क्योंकि समुद्र में ही सबसे ज्यादा घुला हुआ कौन सा लवण है, यही सोडियम क्लोराइड है। तो इसको क्या याद करना है, इसको तो कॉमन सेंस से लगाकर समझ लिया करो यार। इसके बाद आपका मैग्नीशियम क्लोराइड है ना, क्लोराइड ही है दूसरा, ऐसे याद रखना है आपको। पहला आपका सोडियम क्लोराइड जो आप घर घर में है आपके, दूसरा आपका देखो क्लोराइड ही है लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर तीसरे नंबर पे आपका जो है वह मैग्नीशियम सल्फेट है। चौथा आपका कैल्शियम सल्फेट है। तो आपको ऊपर के 2 याद रखने, अगर क्रम लगाने को भी आएगा तो कम से कम 2 आपको पता होंगे तो आप सीक्वेंस लगा दोगे। ठीक, तो आज का देखो लवणीयता, लवण हमने क्लियर कर लिया, जो महासागर में लवणीयता है वह हमने समझ ली, और उसके पहले हमने देख लिया कि जो स्थलाकृतियां आपकी महासागर के भीतर मौजूद हैं वह समझ ली। तो कहने का मतलब है यह आपका आरओ में हो या यूपीपीसीएस में हो, दोनों में पर्याप्त फायदा करने वाला है ये। ठीक है, इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, इस पर कमांड अच्छी कर लेनी है और कमांड पूरी कराने की कोशिश की जा रही है। और देखो अगर यह टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइएगा हमारे, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, और पीछे की वीडियो अगर आप पहली बार आज वीडियो देख रहे हो ना, तो जाना पहले पीछे की वीडियोस कवर कर लेना, फिर आपको और मजा आएगा। आगे साथ के साथ हम डेली के डेली इस तरीके से करते रहेंगे। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को बिल्कुल आप नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वह आपका पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वह आरओ एआरओ का एग्जाम हो। तो यह बहुत ध्यान से देखना है, और यह आपको याद भी करा दिया जाएगा आज के बाद। जलधाराओं पर आपके जो भी कंफ्यूजन रहते हैं, कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है ना, कौन सी महासागर की जलधारा है, ये सारी चीजें आपके कंफ्यूजन सारे खत्म हो जाएंगे। और ज्वार भाटा भी आपको देखो कितने आसानी से आज समझ में आएगा, और सारे कंफ्यूजन आज खत्म किए जाएंगे आपके। फिर दूसरी बात आती है कि भाई अगर यह पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल जाना, वहां ज्वाइन कर लेना, वहां पर सारी पीडीएफ अभी तक जो वीडियोस कराए गए हैं सारी पीडीएफ वहां पर अवेलेबल करा दी गई हैं। तो सबसे पहले हमें स्टाइल को समझना जरूरी है कि आयोग का आखिर क्वेश्चन पूछने का स्टाइल क्या है। यहाँ पर तरीका यह रहता है कि देखो जलधाराओं से क्वेश्चन 2 तरीके से बनाता है। एक तो जलधाराओं के बारे में पूछता है कि यह गर्म जलधारा है या ठंडी जलधारा है। आपकी 4 ऑप्शंस में जलधाराएं दे देगा, बोलेगा भाई बताइए कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है, तो आपको वहां पर सही चुनना होता है। दूसरा क्या तरीका होता है, दूसरा तरीका होता है कि 4 जलधाराएं इधर दे देगा, दूसरा क्या है वहां पर सामने महासागर दे देगा। अब बोलेगा कौन सी जलधारा किस महासागर की है, तो यह मैच करिएगा। तो मिलान को लेकर के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो यह 2 तरीके हैं आयोग के क्वेश्चंस पूछे जाने के। एटलीस्ट हम अगर किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, हमें यह जानना जरूरी होता है कि प्रीवियस ईयर्स में आपके किस तरीके से यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो यह आपको बता दिया गया किस तरीके से पूछे जाते हैं। अब एक एक करके इसका पहले बेसिक समझ लेते हैं, फिर हम सारे क्वेश्चंस तैयार कर लेंगे जैसे पूछे जाते हैं। उस फॉर्मेट पर आप कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे गलत नहीं होगा। तो देखो भाई
भाई आप बताओ पहले जलधारा क्या होता है। आपने बताया कि जलधारा महासागरों पर हम देखते हैं कि लंबे समय से एक निश्चित दिशा में जो प्रवाहित होने वाली गति होती है धाराओं की, है ना, वही जलधारा कहलाती है। जैसे जलधाराओं पर आप देख रहे हैं लंबे समय से एक अगर कोई जलधारा है, कोई महासागरीय धारा है, उसका प्रवाह एक ही निश्चित दिशा में हो रहा है तो वही उसकी महासागरीय जलधारा कहलाएगी। तो यह हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली कि महासागरीय धाराओं को लेकर के। अब एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से बनाया गया कि इसकी उत्पत्ति के कारक क्या हैं। भाई यहां पर उत्पत्ति के कारकों में आपको समझना है कि पृथ्वी का जो परिभ्रमण होता है अर्थात घूर्णन होता है, जो पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर पूरा परिक्रमा लगाती है, तो वह एक पहला प्रमुख कारण होता है। आप जब हम देखेंगे विषुवत-रेखीय जलधाराओं को देखेंगे तो उसका प्रवाह क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर है। और पृथ्वी का घूर्णन किस ओर होता है, या तो आपको पीछे पढ़ाया गया है, पश्चिम से पूरब की ओर होता है। तो भाई पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमती है, इसी कारण से जलधाराएं इसके जस्ट विपरीत किधर घूमती हैं, पूरब से पश्चिम की ओर। तो आप समझ में आया कि उत्पत्ति के कारणों में क्यों हम पृथ्वी का परिभ्रमण मानते हैं कि इसका प्रमुख कारण होता है। और नहीं ऐसे याद रखो ऐसे कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो जैसे पृथ्वी का घूर्णन आपका पश्चिम से पूरब की ओर होगा तो भैया जलधाराएं जो विषुवत रेखा पर आपकी दिखाई देंगी वो पूरब से पश्चिम की ओर दिखाई देंगी। तो यहां से यह क्लियर हो गया होगा, यह प्रमुख कारण आपका दिखाई देगा। फिर देखो तापमान में परिवर्तन, घनत्व में परिवर्तन और लवणता में परिवर्तन। देखो महासागर के भीतर ही आपको अलग अलग जगह पर, मान लो पूरब के क्षेत्र में या पश्चिम के क्षेत्र में महासागर का एक पूर्वी किनारा होगा और पश्चिमी किनारा होगा, यहां पर तापमान में अंतर होगा। इस कारण से ही तापमान में अंतर के चलते ही क्या है, महासागरीय जो धाराएं होती हैं उनकी दिशा तय होती है। ठीक है, तो यह एक प्रमुख कारण होता है या उत्पत्ति होती है। ऐसे ही जब डेंसिटी अलग अलग होगी, घनत्व तो अलग अलग होगा, तो उस कारण से वहां पर महासागरीय जलधाराएं देखने को मिलेंगी। और लवणता में परिवर्तन भी इसका एक प्रमुख कारण बनता है। तो हमने देखा भाई ये तीन जो प्रमुख कारण है ये महासागर के भीतर ही उत्पन्न हो रहे हैं, यानी कि महासागरों के कारण ही यह क्या है, महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति हो रही है। फिर जो दो कारण हमने बाद में लिखे हुए हैं, वायुदाब और वाष्पीकरण एवं वर्षा, इनका महासागरों से कोई संबंध नहीं है ना, इसीलिए इनको बोला जाता है यह बाह्य महासागरीय कारण है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने समझ ली। फिर हमने देखा कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। यहां से भाई उत्पत्ति के कारणों पर क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित कौन से कारण हैं जो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार हैं, तो वहां ये इनमें से तीन उठाकर दे देगा। और कंफ्यूज कहां करता है, पृथ्वी के परिभ्रमण और पृथ्वी के परिक्रमण पर कंफ्यूज करता है। वहां पर दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपको और बहुत अच्छे से यहां समझा दिया गया है कि पृथ्वी का जो घूर्णन होता है यह जिम्मेदार होता है और पृथ्वी का परिक्रमण नहीं। परिक्रमण आप जानते हो ना, सूर्य की परिक्रमा जो चारों ओर करती है 365 दिन लेती है, यह है पृथ्वी का परिक्रमण। और यह किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं होता है किसके लिए, महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के लिए। तो आपको गलत मारना है वहां पर परिक्रमण को, और यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है इसलिए यहां पर आपको डिस्कस कर दिया गया है। और कंफ्यूज कैसे करेगा यह भी बता दिया गया है आपको। आप समझते हैं कि जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं वो कहां से बनते हैं। देखो तापमान के आधार पर जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि महासागरों को, देखो महासागरीय धाराओं को दो आधार पर बांटा जाता है, एक तो गर्म जलधारा बोलते हैं, एक ठंडी जलधारा बोलते हैं। बोले भाई ऐसे कैसे, गर्म और ठंडी कैसे हो जाती हैं जलधाराएं, इनको थोड़ा समझाओ। देखो गर्म कैसे होता है, आप स्वाभाविक सी बातें बता सकते हो जलधाराएं देखकर। जिस जलधारा की दिशा आपकी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर होगी, जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अगर हम दिशा देखेंगे तो वह जलधारा स्वाभाविक बात है कि वह गर्म ही होगी। क्यों बोले, ऐसा क्यों बोले भाई, विषुवत रेखा पर, ठीक है, विषुवत रेखा पर और कर्क रेखा के बीच, कर्क और मकर रेखा के बीच सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, यहां तापमान अधिक रहेगा। तापमान अधिक रहेगा तो यहां से ऊपर की ओर जो जलधाराएं जाएंगी वो सारी कैसी होंगी, या उत्तर की ओर जाएंगी या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगी। दोनों तरफ चलने वाली जलधाराएं आपकी गर्म ही होंगी। बोले ठीक, समझ में आ गया भाई जलधाराएं। अब हम देखेंगे दिशा देखकर ही बता सकते हैं हम गर्म जलधाराएं की ठंडी है। फिर ठंडी बोले, ठंडी देखो उत्तरी ध्रुव से या दक्षिणी ध्रुव से, दोनों दिशाओं से चलने वाली जो जलधाराएं होंगी वो कैसी होंगी, ठंडी होंगी। तो फिर बहुत कॉमन सेंस वाली बात थी ये, तो किसी को भी पता होगी। अब कंफ्यूज कैसे करता है, कंफ्यूज ऐसे करेगा कि एक एक महासागर की जलधारा उठाकर पूछ देगा। एक तो पूछेगा यह किस महासागर की जलधारा है, या फिर पूछेगा कि यह गर्म है कि ठंडी है। तो उसके लिए देखो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, एक एक महासागर हम उठाएंगे। प्रमुख रूप से तीन प्रमुख महासागरों से क्वेश्चंस आते हैं। एक आपका अटलांटिक महासागर से आकर आता है, दूसरा क्वेश्चन आपका प्रशांत महासागर की जलधाराओं से पूछता है, तीसरा आपका हिंद महासागर की जलधाराओं से पूछता है। तो भाई क्यों ना किया जाए, हम एक एक पहले महासागर की जलधाराएं समझ लें, गर्म और ठंडी, और फिर हम यहां साथ साथ यह नहीं समझेंगे केवल जलधाराएं उसकी, उसके बाद हम यह भी जानेंगे कि क्यों यह गर्म है और उसके बाद इनका नामकरण कैसे पड़ा। भाई अगर हमें अटलांटिक महासागर की कोई जलधारा है और ब्राजील की धारा है तो वह कैसे ब्राजील की धारा पड़ी, उसकी लोकेशन जब हम मैप पर देख लेंगे तो हम यह भी क्लियर हो जाएगा कि यह गर्म है कि ठंडी होगी, है ना। तो सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी साथ के साथ। चलो पहले क्या करेंगे, पहले हम एक करके सारी देखते हैं कि कौन सी इसकी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है। देखो अटलांटिक महासागर की सबसे पहले गर्म जलधाराएं देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहली है आपकी उत्तरी और दक्षिणी विषुवतीय रेखीय धारा जो है आपकी, तो हमने देखा कि विषुवत रेखा पर मौजूद होगी इसलिए गर्म होगी। अब भाई दूसरी कौन सी गर्म है, दूसरी फ्लोरिडा है। अभी केवल पढ़ लो आप, फिर अभी मैप पर देखो, आगे मैप दिया हुआ, इस पर एक एक करके क्लियर करा दी जाएंगी सारी जलधाराएं जो आपकी हैं। तो पहले हमने देखा कि गर्म जलधारा कौन सी है, उत्तरी दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा है। दूसरी आपकी फ्लोरिडा है। तीसरी आपकी कौन सी है, गल्फ स्ट्रीम की धारा है। चौथी भाई इरमिंगर की धारा है।
पांचवी ब्राजील की है। क्यों ना हम पहले यहाँ पर अटलांटिक महासागर में सारी लोकेट कर लें क्या गर्म जलधाराएं, तो एटलीस्ट सारी गर्म जलधाराएं याद हो जाएंगी। फिर हम ठंडी देखेंगे तो ठंडी जलधाराएं देख लेंगे मानचित्र पर। चलो पहले हम गर्म जलधाराएं देखते हैं। सबसे पहले हमने कौन सी जलधारा देखी, देखो इसको क्या है रेड पेन से हम दिखाएंगे, क्योंकि रेड पेन से आपको समझ में आ जाएगा क्लियर रूप से वीडियो जब देखेंगे तो यह गर्म जलधाराएं बताई जा रही हैं। तो भाई सबसे पहले हमने कौन सी देखी थी, विषुवत-रेखी धारा देखी। यह आपका अटलांटिक ओशियन है, दिख रहा होगा यह, है ना। तो अटलांटिक ओशियन तो आपसे परिचित ही है इससे। तो अब देखा हमने सबसे पहले जो विषुवत-रेखी जलधारा थी, और विषुवत-रेखी जलधारा की दिशा पहले ही बता दिया गया, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण पूरब से पश्चिम की ओर होगी। तो यह विषुवत रेखा से जितनी जलधारा यहां पर चलेंगी ना, सारी किधर दिशा किधर होगी इनकी, पूरब से पश्चिम। एक चीज क्लियर हुई भाई आपकी। फिर बोले कि भाई उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर किस तरीके से प्रवाह होगा, बोले कॉरियोलिस बल हमने पढ़ा हुआ था, हाँ ठीक है पढ़ा था। तो उसी आधार पर हमको बताना है कि दक्षिण उत्तर की ओर क्या होगा, अपने दाहिनी ओर मुड़ जाएगी, और उसी आधार पर इधर भी जलधारा किधर मुड़ेगी, इधर भी अपने बाईं ओर मुड़ जाएगी, है ना। क्लियर रूप से हमने पीछे समझा था कॉरियोलिस बल का प्रभाव जो पड़ता है। अब बोले जब ये जलधारा ऊपर जा रही है भाई, तो अगली जलधारा हमने गर्म कौन सी देखी थी, हमने देखी थी फ्लोरिडा की जलधारा। बोले भाई फ्लोरिडा की जलधारा कहां से आ गई, बोले यह पेनिनसुला हमने पीछे पढ़ा हुआ है, उत्तरी अमेरिका का कौन सा है, बोले फ्लोरिडा है। तो यहां से जो जलधारा भाई जाएगी उसका नाम क्या होगा, उसका बोले नाम भी इसी के आधार पर रख दिया जाएगा। तो अब समझे आप फ्लोरिडा जलधारा क्यों नामकरण पड़ा, इस पेनिनसुला के कारण यहां से गुजरने वाली जो जलधारा है, यही विषुवतीय रेखा जलधारा जो थी, यह जब आगे फ्लोरिडा के क्षेत्र से गुजरती है तो इसको फ्लोरिडा जलधारा बोल दिया जाता है। और भाई यह स्वाभाविक रूप से कैसी है, गर्म है। तो फ्लोरिडा कैसी होगी, गर्म होगी। आज बोले सब क्लियर हो गया, फ्लोरिडा भी समझ में आएगा क्यों गर्म होती है, ठीक है। और नामकरण कैसे पड़ा, ठीक। फ्लोरिडा के बाद भाई अगली कौन सी देखी, अगली बोले यहां से आगे जो बढ़ती हुई जाती है गल्फ के क्षेत्र से, तो बोले यहां पर जलधारा का नाम दिया जाता है इसलिए गल्फ स्ट्रीम। तो ठीक है, समझ में आया भाई, गल्फ स्ट्रीम जलधारा क्लियर हो गई यहां से। बोले ठीक है, दो जलधाराएं क्लियर हुई, कौन सी, एक फ्लोरिडा एक गल्फ स्ट्रीम। बोले गल्फ के बारे में और भी कुछ पढ़ा था कि यही जब गल्फ स्ट्रीम की जो जिसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी बोलते हैं, जब यह गल्फ स्ट्रीम की जलधारा आपके यूरोप के क्षेत्र में आगे बढ़ती है, तो यूरोप के क्षेत्र में आपने देखा कि आइसलैंड दिखाई दे रहा है, यहां पर दिखाई दिया क्लियर रूप से आइसलैंड दिख रहा होगा। और यही आइसलैंड जो है आप जानते हैं, इसके जब दक्षिण पश्चिम की ओर में जलधारा यही प्रवेश करेगी, कौन सी, गल्फ स्ट्रीम या नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी बोलते हैं इसको। तो आइसलैंड के जब दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवेश करती है तो यही इस जलधारा का नाम पड़ता है इर्मिंगर। और बोले भाई यह जलधारा आ रही है जो अपने आप में गर्म है, और गर्म है तो इर्मिंगर की जलधारा भी कैसी होगी, गर्म होगी। बोले भाई यह क्षेत्र तो ठंडा है, लेकिन इस ठंडे क्षेत्र में भी यह गर्म जलधारा प्रवेश करती है, इसके लिए यहां पर अनुकूल क्या होता है, एक तरीके से परिवेश बनता है, किसके लिए, मत्स्य पालन के लिए बनता है, रहने के लिए भी अनुकूल दशा बनती है। तो बहुत रूप से क्या है यह किसके लिए, इसी कारण से बोला भी जाता है कि यूरोप का क्या है, यह कंबल है एक तरीके से, जो यह नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट चाहे इर्मिंगर के रूप में हो, और यहीं आगे आपको एक स्कैंडिनेवियन कंट्री बताया गया होगा, नॉर्वे। और यही जलधारा जब यह स्कैंडिनेवियन कंट्री के पास पहुंचती है तो इसका नाम हो जाता है नॉर्वे की धारा, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इर्मिंगर और नॉर्वे। बोला जाए भाई नॉर्वे गर्म है कि ठंडी, बोले भाई जलधारा आप देख रहे हो, विषुवतीय जलधारा यही जब फ्लोरिडा से होते हुए आगे गल्फ फिर आगे इर्मिंगर जाती है, तो यही जलधारा कैसी होगी, गर्म होगी। तो चाहे इर्मिंगर पूछे चाहे नॉर्वे पूछे, ये सारी जलधाराएं कैसी हो गई आपकी, गर्म जलधारा हो गई। अब आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि सारी जलधाराएं में पता चल गई गर्म कौन सी है। बोले अब एक यार हमने देखी थी कि इधर भी शिफ्ट हुई थी, है ना, बाईं ओर भी शिफ्ट हुई थी दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है भाई। यहां पर आपको एक कंट्री पता है साउथ अमेरिका का, कौन सा, ब्राजील है। तो भाई ब्राजील है तो इसके पास से जो जलधारा जाएगी उसका नाम क्या पड़ेगा, इसी स्थलखंड के कारण ही इसका नाम पड़ गया ब्राजील की धारा। अब बोले समझ में आया, बोले हाँ क्लियर हो गया भाई कि ब्राजील की धारा गर्म होती है, और इधर साइड की जितनी गर्म धाराएं हैं आपकी, फ्लोरिडा हो गई, गल्फ स्ट्रीम हो गई, इर्मिंगर हो गई। अब क्लियर हो गया होगा, यहां से ये सारी उत्तरी गोलार्ध की हैं, ये दक्षिणी गोलार्ध की गर्म जलधारा है। तो यहां से सारी चीजें अब क्लियर हो गई होंगी, और यहां अब गलत नहीं होनी चाहिए आपसे, क्योंकि गर्म जलधाराएं अगर आप गलत कर दी आपने तो फिर अब ये तो ब्लंडर करेंगे ना, क्योंकि सारी चीजें समझाई भी गई आपको। अब इसी के साथ साथ इसकी ठंडी जलधारा समझ लो। ठंडी देखो, पहली सबसे पहले ठंडी जलधारा जो आती है वह दिखाई दी आपको लेब्राडोर, फिर आपको कैनरी दिखाई देगी, फिर फॉकलैंड है, और चौथी बेंगुएला है। सारी जलधाराएं आपसे पूछी जाती हैं। बोले भाई ये लेब्राडोर कहां पर है और ये ठंडी क्यों है, बोले हमने जब अमेरिका नॉर्थ अमेरिका किया था तो वहां पर हमने लेब्राडोर सी पढ़ा था, यह है आपका लेब्राडोर सी, हम नीले पेन से देखो दिखा रहे हैं ठंडी जलधारा। अब हमने बोला भाई लेब्राडोर सी से जो चलने वाली जलधाराएं हैं यह कैसी होगी, पीछे हमने समझा है कि जब ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर दिशा देखी हमने कि भाई ऊपर से आ रही है, ध्रुवों से आ रही विषुवत रेखा की ओर, तो यह दिशा देखकर हमने बता दिया कि लेब्राडोर जलधारा कैसी होगी, ठंडी जलधारा होगी। बोले ठीक है भाई, लेब्राडोर सी देखा है तो वहां से आने वाली जलधारा ठंडी हो गई। अब लेब्राडोर जलधारा जो है आपको क्लियर हो गई होगी कि ठंडी जलधारा है। फिर यही जलधारा आगे जब आती है तो आपको अफ्रीका के ही उत्तर पूर्व में, अफ्रीका के ही आपको कहां पर, उत्तर पश्चिम में, यहां पर ही आपको आइलैंड्स मिलेंगे, कौन से, कैनरी
कैनरी आइलैंड जब दिखाई दिया तो यही लेब्राडोर जलधारा मान लीजिए आगे जब कैनरी आइलैंड के पास पहुंचती है तो उसको कैनरी की धारा बोलते हैं। तो बोले भाई यह क्लियर हो गया आपको, अब लेब्राडोर भी क्लियर हो गया, कैनरी भी क्लियर हो गया कि क्यों ठंडी है भाई। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे जब हमने देखा कि यही आकर के आपकी जो है इससे मिल जाएगी, किससे, यह जो आपकी विषुवतीय रेखा है, तो यहां आपका पूरा सर्कुलर तैयार हो गया। ठीक है, तो पूरा सर्कुलर जब आपका तैयार हो जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी है ना। तो पूरा समझ में आ गया। अब यहां पर क्या है आपकी, अब एक एक करके गर्म और ठंडी इस क्षेत्र की देख लीजिए। पहले उत्तरी गोलार्ध की सबसे पहले हमने देखा था विषुवतीय रेखा है जो आगे इसके पास में जलधारा है, गर्म जलधारा है। फिर हमने आगे देखा फ्लोरिडा के पास आपकी गर्म जलधारा, यही आगे बढ़ेगी गल्फ स्ट्रीम, और आगे फिर यह यूरोप के क्षेत्रों में एक इरमिंजर कहलाएगी, और नॉर्वे के पास जाएगी तो नॉर्वे धारा कहलाएगी। वही ऊपर से देखा हमने जब ठंडी, तो लेब्राडोर ऊपर से ठंडी आएगी, और जब यह कैनरी आइलैंड के पास पहुंचेगी तो कैनरी की जलधारा ठंडी कहलाएगी। तो यह क्लियर हो गई सारी जलधाराएं। अब फॉकलैंड और बेंगुएला देखते हैं, यह दोनों ठंडी जलधाराएं हैं। भाई फॉकलैंड कहां पर है, तो आपने बोला कि भाई ब्राजील की जलधारा हमने देखी थी गर्म है, लेकिन यहीं पर आपका अंटार्कटिका के क्षेत्रों से जब पछुआ प्रवाह हो रहा होगा, यहां पर पछुआ धाराएं, ठंडी जलधाराएं चल रही होंगी, क्योंकि आपको यह भी बताया गया था 30 डिग्री तक का जो जोन है वहां पर आपका व्यापारिक पवनें थी, है ना, जिनका पूरब से पश्चिम की दिशा की ओर उनकी दिशा रहती है। लेकिन इसके बाद 30 से 60 के क्षेत्र जो रहता है यहां पर पछुआ पवनें चलती हैं। तो बोले भाई पछुआ पवनें जब चलती हैं तो यह ध्रुवों से किस ओर ला रही होंगी धाराओं को, यह धाराएं जो चल रही होंगी यहां पर ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर, तो यहां ठंडी धाराएं चलेंगी। जिस हिसाब से आपके उत्तर में भी दिखाई दे रहा है ना, वहां पर भी आपको ठंडी जलधाराओं का प्रवाह दिखाई दिया, तो इसी आधार पर आपको यहां पर दिखाई देगा ठंडी जलधाराओं का प्रवाह। तो पछुआ पवनों का जब प्रवाह हुआ वहां पर, तो यहां पर ही आपका एक कौन सा आइलैंड है, फॉकलैंड आइलैंड है। तो बोले भाई फॉकलैंड आइलैंड पर ही चलने वाली जलधारा जो है वह कौन सी है, वह आपने बोला कि यहां से फॉकलैंड जलधारा जो चलेगी वह ठंडी होगी, और यहां से ब्राजील आपकी ऊपर से जो आ रही थी वह गर्म थी। ठीक है, तो यहां दोनों जलधाराएं आपको क्लियर हो गई होंगी, अटलांटिक की गर्म और ठंडी। बोले फिर बेंगुएला कहाँ है, बोले बेंगुएला देखो यहाँ पर है। बेंगुएला आपने अंगोला पढ़ा होगा, अंगोला पढ़ा है अफ्रीका में, है ना, आप साउथ अफ्रीका, फिर नामीबिया, फिर अंगोला। यहाँ अंगोला प्रांत में ही आपका जो बंदरगाह क्षेत्र है उसका नाम है बेंगुएला, और यही बेंगुएला से होते हुए जो ठंडी जलधारा, यही आपकी फॉकलैंड आगे बढ़ती हुई जब यह बेंगुएला के क्षेत्र से होते हुए प्रभावित होती है, आगे यह विषुवत रेखा से मिल जाएगी जाकर के, लेकिन इस बेंगुएला के क्षेत्र में बहने के कारण ही इसको बेंगुएला की धारा बोलते हैं। बोले अब क्लियर हुआ भाई बेंगुएला की जलधारा जो है ठंडी क्यों होती है, क्योंकि इसकी दिशा क्लियर हो गई, ध्रुवीय क्षेत्रों से आ रही थी, और इसका हमें स्थान पता चल गया क्योंकि बेंगुएला बंदरगाह के क्षेत्र से होकर गुजर रही है, इस कारण से इसे बेंगुएला की धारा बोलते हैं। अब क्लियर हुआ होगा फॉकलैंड की धारा और बेंगुएला की। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बेंगुएला प्रांत आपका है कहां पर। बोले बेंगुएला प्रांत आपका अंगोला में स्थित है, और अंगोला कहां पर है आपका, अंगोला बोले भाई पश्चिमी अफ्रीका के क्षेत्र में है ना, और इस कारण ही यह जो ध्रुवीय क्षेत्र से आने वाली जलधारा या ठंडी होती है। अब बताइए सारी जलधाराएं क्लियर हुई आपकी, गर्म कौन सी, ठंडी कौन सी, इनका नामकरण क्यों पड़ा, और यह आखिर क्यों ठंडी है और क्यों गर्म है। बोले ठीक है, अब एकदम क्लियर हो गया। अब अटलांटिक कभी भी आएगा, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। अब अगली देखते हैं हम प्रशांत महासागर की जलधाराएं। तो भैया प्रशांत महासागर की जलधाराएं समझने के लिए पहले इसकी गर्म जलधाराएं देख लेंगे, फिर इसकी ठंडी जलधाराओं को देख लेंगे। साथ के साथ पहले समझ लो कौन कौन सी हैं। देखो सबसे पहले तो वही आपकी विषुवत रेखा के क्षेत्र से जलधारा उत्पन्न होगी पूर्व से पश्चिम की दिशा में, तो वह तो गर्म तो होगी होगी। फिर दूसरी इसकी क्यूरोसियो जलधारा है, क्यूरोशियो के बाद फिर एल्यूशियन जलधारा इसकी दिखाई देती है गर्म जो है, फिर आपकी सुशीमा है। ये तीनों देखो आपके नाम से क्लियर हो रहा होगा, ये जापान के क्षेत्रों के आसपास ही जलधाराएं जितनी उत्पन्न होती हैं उनके ही नामकरण है अलग अलग, क्यूरोशियो, एल्यूशियन, सुशीमा। चाहे आप केवल इसको क्यूरोशियो ही याद कर सकते हैं, बाकी एल्यूशियन और सुशीमा या भी आप ध्यान रख सकते हैं। वैसे तो पूछा आपके एग्जाम में क्यूरोशियो के बारे में ही जाता है। चलो आगे कौन सी है, फिर आपकी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है। सारी अभी गर्म जलधाराएं देखो यहाँ पर मैप में देखते हैं। पहले पैसिफिक ओशियन आपको पता होना चाहिए। पैसिफिक ओशियन देखिए आपका कौन सा है, यह क्षेत्र है आपका, एक सेकंड रुकिए, यह क्षेत्र आपका कौन सा है, पैसिफिक ओशियन है, ठीक। और इधर साइड में देखो दिख रहा होगा पैसिफिक ओशियन। अब इस क्षेत्र में आपकी जलधाराओं के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले जलधारा आपने विषुवत रेखी वाली देखी, विषुवत रेखा पर जैसे स्थलखंड आएगा तो अपने दाहिनी ओर मुड़ेगी भाई, और दाहिनी ओर जब मुड़ेगी तो जैसे ही यह जापान के क्षेत्र में पहुंचेगी तो यहाँ पर जलधारा का नाम क्या हो जाएगा, क्यूरोशियो हो जाएगा, ठीक। तो हमने समझ लिया यहाँ पर क्यूरोशियो जलधारा के बारे में। फिर बात आती है आगे, हमने इसी के बारे में पढ़ा था जब जापान सागर के पास ही आगे जब पहुंचेंगे हम, आप कामचटका आपने प्रायद्वीप पढ़ा होगा, वहीं पर आपका एल्यूशियन आइलैंड है। तो यह जलधारा जब एल्यूशियन आइलैंड के पास पहुंचती है तो उसी को ही एल्यूशियन जलधारा बोल देते हैं। तो बेसिकली होती है क्यूरोशियो की जलधारा है, और यही क्यूरोशियो की जलधारा जब आपकी होकाइडो और होन्शु आपने आइलैंड पढ़े थे, इन्हीं के मध्य में जब स्थित होती है तो यहीं पर इस जलधारा का नाम सुशीमा हो जाता है। तो कुछ नहीं, आपको केवल क्यूरोशियो याद रखना है, क्योंकि क्यूरोशियो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। तो क्यूरोशियो की जलधारा का ही नामकरण है आपका एल्यूशियन। एल्यूशियन आइलैंड के पास जब पहुंचती है तो एल्यूशियन जलधारा हो जाती है। और सुशीमा, आपको पता है कि सुशीमा की जलधारा जब जापान के आइलैंड्स जो है उनके मध्य से होकर गुजरती है तो वहां पर आपकी सुशीमा जलधारा
जलधारा हो जाती है। तो यह तीनों आपकी गर्म जलधारा होंगी, क्योंकि क्यूरोशियो ही जलधारा है अपने आप में, वह गर्म है। और वह गर्म कैसे है? क्योंकि उत्तर दक्षिणी जो विषुवतीय रेखा धाराओं का प्रवाह है ना, यही आपका दक्षिण की ओर मुड़ता है, तो वह आपका क्यूरोशियो जलधारा बनता है। बोले भाई ठीक है, समझ आ गया आप गर्म जलधाराएं क्यों हैं। फिर ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया वाली थोड़ा समझा दीजिए। तो अभी हमने उत्तरी गोलार्ध की समझी, अब हम दक्षिणी गोलार्ध पर देखेंगे। भाई यहाँ से जो विषुवत रेखी धारा पहुंचेगी स्थल खंड से टकराएगी, तो आपको पता है कि जब उत्तरी गोलार्ध में जैसे दाहिनी ओर मुड़ती है, वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में वह बाईं ओर मुड़ेगी। भाई बाईं ओर मुड़ी तो यह ऑस्ट्रेलिया आपको प्रांत दिखाई दिया। ऑस्ट्रेलिया के ही पूरब में आपको क्या है, यह जलधारा ऊपर से प्रवाहित होते हुए किधर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रही है, तो अपने आप में कैसी होगी? गर्म होगी। बोले भाई गर्म होगी, और साथ में यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में है, इसलिए पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा कहलाई। तो बोले ठीक, समझ में आ गया भाई पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा गर्म क्यों है, साथ साथ यह इसका प्रवाह भी देख लिया हमने, लोकेशन भी समझ ली। अब हम प्रशांत महासागर की साथ ही के साथ में हम क्या करेंगे, ठंडी जलधाराएं देख लेंगे, क्योंकि ठंडी जलधाराओं से भी क्वेश्चंस आपके खूब पूछे जाते हैं। चलो भाई ठंडी जलधाराएं अब समझते हैं। ठंडी पहली कौन सी है? ठंडी हमने देखा सबसे पहले ओयोशियो की जलधारा दिखती है। यहाँ पर पहली ओयोशियो दिखी, फिर क्यूराइल की जलधारा दिखी, और तीसरी आपकी कौन सी? कैलिफोर्निया की जलधारा। अभी इसको भी समझते कहाँ पर है। और चौथी आपकी पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा भी पूछी जाती है, जो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। देखो इसको हम साथ के साथ लोकेशन पे इसलिए देख रहे हैं, अगर बाई चांस कभी मिलाने को आ गया ना किस महासागर की है, तब भी आप आसानी से बता पाओगे। तो चलो सबसे पहले हम ठंडी जलधाराएं एक एक करके देखते हैं, उसको हम नीले पेन का यूज करेंगे ताकि समझ में आ जाए आपको। देखो ओयोशियो की जलधारा, तो अब ध्रुवीय क्षेत्र से आपका पता है कामचट का जो प्रायद्वीप है, वहां से ध्रुवों के क्षेत्र से विषुवत रेखा की ओर जो जलधारा का प्रवाह है उसे ही ओयोशियो बोलते हैं। यहाँ कंफ्यूजन जानते हैं कहाँ पर होता है, जो मुझे कंफ्यूजन होता है, जब आपसे एग्जाम में आ जाएगा ना, तो एग्जाम में पूछेगा क्यूरोशियो जलधारा और ओयोशियो जलधारा, दोनों जलधाराएं दे देगा। तो बेसिकली हमें पता है कि क्यूरोशियो तो हमने पढ़ी थी अभी, गर्म जलधारा है, ओयोशियो भाई ठंडी है। तो कैसे याद रखना है कि ओयोशियो ठंडी है? तो आपको एक यहाँ पे तरीका बताया जा रहा है, आप ओठ याद रखिएगा। ओठ में आपको ओ से बताना है भाई ओयोशियो, और ठा से बताना है ठंडी। तो यहाँ से यह क्लियर हो जाए, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं पर ही रहता है। क्यूरोशियो और ओयोशियो दोनों एक जैसे नाम लगते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है। तो अब कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा, ओयोशियो ठंडी है, ओठ से हमने ऐसे कनेक्ट कर लिया इसको। तो चलो ओयोशियो हमें क्लियर हो गई। इसी ओयोशियो को ही क्यूराइल की धारा भी बोलते हैं। जब यह नीचे पहुंचती है ना, क्यूराइल आइलैंड्स के पास पहुंचती है या, तो इसको क्यूराइल की धारा बोलते हैं। चलो यह तो क्लियर है, क्योंकि ओयोशियो ही पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और ओयोशियो से आपको क्यूराइल क्लियर ही हो गया होगा। तीसरी कौन सी जलधारा देखी ठंडी हमने? कैलिफोर्निया की। तो बोले भाई उत्तरी गोलार्ध में ही रहना है, लेकिन इधर आ जाना है, पैसिफिक ओशियन के पूर्वी हिस्से पर आ जाना है। तो यहां पर आपकी जो जलधारा है, आप समझिएगा कि ठंडी जलधारा कैसे, कैलिफोर्निया की जलधारा यह दिख रही है। कैलिफोर्निया आपको देश पता होना चाहिए कहां पर है। आप अमेरिका गए, अमेरिका का एकदम वेस्टर्न, ये वो भी वेस्टर्न में भी आपका साउथ वेस्टर्न पार्ट देखा, तो यहां पर आपका प्रांत कौन सा है? कैलिफोर्निया प्रांत है। तो बोले उत्तर से ध्रुवों से जो नीचे जलधारा विषुवत रेखा की ओर जा रही होगी, और जैसे ही कैलिफोर्निया प्रांत की ओर आएगी, तो यहां पर ही इस जलधारा का नाम इस कारण पड़ जाता है क्या? कैलिफोर्निया की जलधारा। और यह गर्म होगी कि ठंडी? बोले स्वाभाविक सी बात है गर्म होगी, क्योंकि इसका दिशा क्या है? ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर है। तो बोले कैलिफोर्निया अब क्लियर हो गया, कैसी है? ठंडी होगी। फिर पेरू और हम्बोल्ट की जलधारा कैसी होगी? बोले देखो अभी यह भी क्लियर होता है। होता क्या है भाई, पछुआ पवनों का प्रवाह हमने देखा था, और प्रवाह होने के कारण ही यह चिली के किनारे होते हुए जैसे ही इसका प्रवाह जो है आपका पेरू के क्षेत्र पर होगा। पेरू आपने देख रखा है साउथ अमेरिका में, चिली के ऊपर ही देश है आपका कौन सा? पेरू, जिसकी राजधानी हमने पढ़ी थी पीछे लीमा होती है। ठीक है, यहां से जब इस जलधारा का प्रवाह होगा पेरू देश के पास से, तो इसी जलधारा का नाम आपका क्या हो जाएगा? पेरू की जलधारा। बेसिकली यहां पर जो है आपकी गर्म जलधारा प्रवाहित हो रही होगी, आपको पता है यह विषुवत रेखी क्षेत्र है, लेकिन ऊपर से ध्रुवों से आने वाली जलधारा है, क्योंकि इसकी दिशा क्या है? ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर है, तो स्वाभाविक सी बात है पेरू की जलधारा जो है ठंडी होगी, है ना। और अभी हम पीछे पढ़ेंगे, आगे हम देख लेंगे, जब ओवरऑल क्विक रिवीजन करेंगे तो हम देखेंगे गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं जब एक साथ मिलेंगी तो मत्स्य पालन के लिए बड़ा ही अनुकूल स्थिति बन जाती है। तो इस आप देख रहे हैं यहाँ पर पेरू की जो ठंडी जलधारा आ रही है ना, पेरू के तट पर आपकी मिलती है आकर के, और यह गर्म जलधाराओं का क्षेत्र है, तो मत्स्य पालन के लिए बड़ा ही अनुकूल स्थिति बन जाती है यहाँ पर। तो हमने अभी यहाँ पर समझा पेरू की जलधारा, और हम्बोल्ट जो है वैज्ञानिक थे, इनके नाम पर ही इसको हम्बोल्ट की जलधारा भी बोल देते हैं। चलो अब क्लियर हो गया होगा सारी हमें प्रशांत महासागर की धाराएं, चाहे अब आपसे गर्म पूछेगा चाहे आपसे ठंडी जलधाराएं पूछेगा। तो सारी गर्म जलधाराएं क्लियर यहां से, और सारी ठंडी जलधाराएं क्लियर। ठीक है, एक एक करके सारी मैप में भी देखो आपको समझा दी गई हैं। फिर हिंद महासागर की जलधाराएं देखते हैं। देखो हिंद महासागर की जो गर्म जलधाराएं हैं उसमें सबसे पहले एक तो विषुवतीय रेखा, ये तो एकदम आंख बंद करके मारनी है कि ये तो सभी हर महासागर में दिखाई देगी। फिर दूसरी जो गर्म जलधारा पूछी जाती है वो मोजाम्बिक धारा पूछी जाती है। तीसरी कौन सी है? अगुलहाज है। यहाँ पर हम पहले गर्म जलधाराएं मैप पर लोकेट कर लेते हैं कहाँ पर है। पहले हिंद महासागर को समझो, यह आपका इंडिया हो गया, इंडिया के ही दक्षिण में आपका हिंद महासागर मौजूद है। बोले भाई जब यहाँ पर हमें हिंद महासागर के बारे में समझना है तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जब टकराएगी, कहाँ से? अफ्रीका के जब पूर्वी भाग से टकराएगी तो यहाँ जलधारा जो नीचे जाएगी गर्म जलधारा के रूप में प्रवाहित होगी। अब यही गर्म जलधारा आपने मोजाम्बिक देश पढ़ रखा है, अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में एकदम कौन सा कंट्री है? मोजाम्बिक।
तो यही मोजाम्बिक के क्षेत्र से जब आपकी जलधारा बढ़ेगी आगे तो वह मोजाम्बिक की जलधारा कहलाएगी। बोले भाई तो मोजाम्बिक की जलधारा कैसी होगी आपकी, गर्म होगी, क्योंकि इसकी दिशा क्या है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर। और यही जलधारा जब आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती हुई जब दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र के आसपास पहुंचती है तो यहां पर ही इस जलधारा का नाम क्या हो जाता है, आपने देखो गर्म जलधारा अगुलहास पढ़ा है, तो यहीं पर आपका अगुलहास मौजूद है ना। अगुलहास आइलैंड के कारण जब जैसे यहां पर पहुंचेगी तो इस जलधारा का नाम हो जाएगा अगुलहास। तो बोले भाई मोजाम्बिक जलधारा और अगुलहास। मोजाम्बिक आपकी कहां पर है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर के मध्य जब तक रहती है तब तक वहां पर नाम उसका रहता है मोजाम्बिक जलधारा। जैसे ही अगुलहास आइलैंड के पास पहुंचेगी तो उसका नाम हो जाएगा अगुलहास जलधारा। और बोले ये गर्म होगी कि ठंडी, स्वाभाविक सी बात है आप बता दोगे गर्म होंगी क्योंकि इनकी दिशा क्या होगी, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर होगी। तो हिंद महासागर से यही क्वेश्चंस आपके लगातार पूछे जाते हैं। फिर आपके ठंडी में कौन सी है, ठंडी में केवल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की याद रखना है। देखो कैसे याद रहेगा, बहुत आसान है याद रखने का तरीका। हमने पूर्वी ऑस्ट्रेलिया पढ़ रखा है लेकिन वह पैसिफिक ओशियन में है, लेकिन वही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र है आपका हिंद महासागर में मौजूद है ना। तो यह भी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए करना है क्योंकि महासागर मिलाने को भी आता है। तो बोले भाई पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा जो है वह कैसी होगी, बोले पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा स्वाभाविक सी बात है कि यह विषुवत रेखा के प्रवाह जो है हो रहा होगा कैसा, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो आगे बढ़कर जो एक सर्कुलर बनेगा, आगे पछुआ पवनों के कारण जो प्रवाह होगा आपका विषुवत रेखा की ओर ध्रुवों से, तो उस कारण से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में जो धाराओं का प्रवाह होगा वो ठंडी जलधाराएं होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि भाई ध्रुवों की ओर से आ रही हैं यहाँ पर जलधाराएं, और जब ध्रुवों की ओर से जलधारा बह रही है तो वह ठंडी होगी। तो इस कारण से आपने बता दिया कि पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया का प्रवाह है वह कैसा होगा, ठंडा होगा। और यह पछुआ पवना का प्रवाह तो हमेशा ही ठंडा होगा। और यहाँ आप जानते ही हैं कि इस क्षेत्र में पछुआ पवनों का प्रवाह तो दिखाई ही देगा क्योंकि पछुआ पवने मौजूद हैं, साथ ही साथ ध्रुवी जो क्षेत्र है उससे निकटता के कारण यहाँ तापमान भी कम होता है, इसीलिए ठंडी जलधाराओं का प्रभाव होता है। तो अब सारी जलधाराएं क्लियर हो गई होंगी। ओवरऑल अभी एक साथ हम देख लेंगे सारी जलधाराएं तो वहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं हो, कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा। अब लास्ट जो टॉपिक आपको बताया गया ज्वार भाटा को लेकर के, भाई ज्वार भाटा को लेकर के जो क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में तो वह अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ज्वार भाटा समझ में ही नहीं आता है ना। कई बार पढ़ लेते हैं लेकिन क्लियर ही नहीं हो पाता है कि भाई ये ज्वार भाटा है क्या, आखिर बनता है तो ये 24 घंटे में 2 बार कैसे आता है ना, और क्या कारण होता है ज्वार भाटा बनने के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में हमेशा उलझे रहते हैं और नहीं सॉल्व हो पाते हैं। आज वो सारे खत्म हो जाएंगे कंफ्यूजन, क्योंकि आयोग जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है ना उसके लिए आपके दिमाग में पहले कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए ज्वार भाटा को लेकर के। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन आयोग क्या क्या बनाता है। पहले तो ज्वार भाटा क्या होता है। ज्वार देखो आपका पता है कि 70% 71% आपका क्या है, महासागर है, जल है। ठीक है, 71% जब आपका जल मौजूद है पृथ्वी पर तो जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है पृथ्वी के ऊपर, चाहे चंद्रमा से लगे चाहे सूर्य से लगे, ठीक है, इस कारण से लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कुछ भाग क्या है सागर का ऊपर की ओर उठता है और उठे हुए भाग को ही ज्वार बोला जाता है। और जो ज्वार ऊपर उठता है भाग वह ज्वार कहलाता है, और जो नीचे सागर का क्षेत्र दबेगा भी तो कहीं का, तो उस दबे हुए भाग को, नीचे गिरे हुए भाग को क्या बोलते हैं, भाटा बोलते हैं। बोले ठीक है चलो क्लियर हो गया, इसको अभी हम एक एक करके समझ लेंगे। पहले हम ज्वार भाटा पर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि आखिर ये होता क्या है ज्वार भाटा, तो यहां से समझ में आया ज्वार भाटा क्या होता है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन बनता है उत्पत्ति के कारणों पर बनता है। बोले भाई उत्पत्ति के कारणों में सबसे ज्यादा प्रभावी होता है आपका गुरुत्वाकर्षण किसका, चंद्रमा का। और चंद्रमा का बोले क्यों भाई, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण क्यों, क्योंकि सूरज तो बहुत बड़ा है और फिर भी सूरज का गुरुत्वाकर्षण बोले क्यों नहीं काम कर रहा है भाई पृथ्वी के ऊपर। बोले उसका रीजन है डिस्टेंस। क्या, डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, और बहुत ज्यादा डिस्टेंस होने के चलते चंद्रमा जो है बहुत निकट है पृथ्वी के, तो बोले निकट होने के चलते जो चंद्रमा से गुरुत्वाकर्षण बल लगता है पृथ्वी की ओर वह ज्यादा प्रभावी होता है। और वह आप एक कैलकुलेशन की गई तो पता लगाया गया कि सूर्य से 2.5 गुना लगभग ज्यादा है किसका, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो पृथ्वी पर कार्य करता है। तो बोले भाई ज्वार और भाटा पर प्रभाव सबसे ज्यादा किसका दिखाई देगा, चंद्रमा का दिखाई देगा। चलो भाई यह समझ में आ गया, लेकिन लगता है सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल है, यहां पर बात की जा रही है किसका प्रभाव ज्यादा रहता है। तो आज से यह क्लियर हो गया होगा उत्पत्ति के कारणों में। फिर पृथ्वी घूर्णन कर रही है अपने आप में, है ना, और घूर्णन करने के चलते उसका उस पर एक अपकेंद्री बल भी लग रहा है और अभिकेंद्री बल भी लग रहा है। अभिकेंद्री बल आप जानते हो कि केंद्र की ओर जो खींचती है भाई, अगर केंद्र की ओर अभिकेंद्री बल नहीं लगता तो पृथ्वी की सतह पर जो आपका महासागर दिखाई दे रहा है, जल दिखाई दे रहा है, यह फैल नहीं जाता है ना। तो इसका एक प्रमुख कारण क्या है, अभिकेंद्री बल का लगना। या ज्वार आने के बाद क्या होता है, फिर से दोबारा से महासागर पर महासागरों का जल जो होता है वह दोबारा से उस तरीके से फ्लो करने लगता है, तो उसका कारण भी होता है अभिकेंद्री बल ही। अपकेंद्री बल भी कार्य करता है ये ज्वार बनाने के लिए। ठीक है, तो दोनों ही बल कार्य करते हैं पृथ्वी के, चाहे अभिकेंद्री बल हो चाहे अपकेंद्री बल हो। तो यहां से क्लियर हो गया होगा ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारणों पर यदि प्रश्न आएगा। फिर देखो क्वेश्चन आपका दीर्घ ज्वार पर बनाया जाता है। बोले भाई ये दीर्घ ज्वार क्या होता है। दीर्घ का सीधा सीधा मतलब है जो बड़े बड़े ज्वार, यानी कि खूब ऊंचे ऊंचे रूप में क्या हो, ऊंचे ऊंचे आपके महासागर का जल जो है बहुत ऊंचाई पर ऊपर उठ जाए तो उसको दीर्घ ज्वार बोल देंगे, और लघु ज्वार जो है कम ऊंचाई पर उठे तो उसको लघु ज्वार बोल देते हैं। बोले भाई होता कब है ये, बोले होता ये है तब जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों सीधी रेखा में आ जाते हैं। अभी केवल आपको समझना है यहां पर, अभी लास्ट में फिगर से एक साथ क्लियर कर दिया जाएगा, ये सारे फैक्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे सारे। बोले भाई हाई टाइड तब आते हैं जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी
तीनों एक सीधी रेखा में होंगे। बोले तब गुरुत्वाकर्षण बल क्या है ना, सूर्य का और पृथ्वी का मिलाकर लगेगा, सूर्य का और चंद्रमा का दोनों का एक साथ मिलाकर जैसे पृथ्वी पर लगेगा तो वहां पर बड़े बड़े ज्वार दिखाई देंगे। बोले ठीक, समझ में आ गया। और इसी कंडीशन को सिजगी बोला जाता है। हिंदी में आप उसको युति व्युति बोलते हैं, लेकिन वो याद मत रखिएगा, सिजगी याद रखिएगा। सिजगी की कंडीशन यही होती है जब आप सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों को एक सीधी रेखा में देखते हैं और इसी समय आपकी पूर्णिमा भी बनती है, अमावस्या भी बनती है। अभी एक करके फिगर में समझ लेंगे, लास्ट में आपको फिगर बताया गया है, देखो ध्यान से, ये अभी समझाया जाएगा, इसी में आपको ज्वार भाटा सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहां पहले हम ये समझ लें किस तरीके से आपको क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो हाई टाइड पर देखो क्वेश्चन आयोग ने बनाया, और फिर लो टाइड पर बनाया कि भाई जो आपके लघु ज्वार आते हैं ना वो किस तरीके से आते हैं। बोले जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों समकोण पर होंगे ना तो लघु ज्वार आएंगे, तब बहुत बड़े बड़े ज्वार नहीं आएंगे, छोटे ज्वार आते हैं उस टाइम पर। फिर एक फैक्ट आपका बनता है फंडी की खाड़ी पर। बोले भाई फंडी की खाड़ी क्यों पूछते हैं, बोले क्योंकि यहां पर विश्व के सबसे ऊंचे ऊंचे ज्वार दिखाई देते हैं, इसलिए ही भाई यहां पर सबसे ऊंचे ऊंचे ज्वार आएंगे। तो आयोग ने प्रश्न बना दिया कि सर्वाधिक ऊंचे ऊंचे ज्वार कहां पर आते हैं, तो बोले फंडी की खाड़ी जो कनाडा के क्षेत्र में। इसका कारण भी आपको पता होना चाहिए कि क्यों आते हैं। देखो भाई ज्वार नॉर्मल तो आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण आते हैं, लेकिन फंडी की खाड़ी पर ऐसा क्या है कि दो बहुत ऊंचे ऊंचे ज्वार आ रहे हैं। बोले उसका रीजन ये है कि यहाँ पर महासागरों का जो जल होता है ना, जैसे ही स्थलखंड पर टकराकर वापस लौटता है, देखो भाई जैसे ही महासागर का जल मान लीजिए आगे बढ़ रहा है, लहरें ऐसे भी तो प्रभावित हो रही है वहाँ बहुत तेजी से, तो जैसे ही स्थलखंड से टकराकर वापस आएगा, वापस आकर भी एक अपने आप में क्या है, कुछ भाग तो उठेगा ऊपर, और उसी समय क्या होता है आपका ज्वार आते हैं कहाँ पर, उस फंडी की खाड़ी में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो दोहरा प्रभाव, एक तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण लगता है, दूसरा स्थलखंड से टकराकर और दोबारा से लहरें ऊपर की ओर उठती हैं। तो जब दोहरा प्रभाव पड़ेगा, इसी कारण से यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे ज्वार आते हैं। तो अब क्लियर हुआ होगा कि फंडी की खाड़ी पर आखिर क्यों इतने ऊंचे ज्वार आ रहे हैं। और फिर साउथहैम्पटन, देखो साउथहैम्पटन क्या है आपका, कहां पर, इंग्लैंड में स्थित है। रटते चले आ रहे होंगे कि यहां पर क्या है, प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। सामान्यतः क्या होता है, पृथ्वी पर 24 घंटे में 2 ही बार ज्वार आते हैं। ये तो आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन रट रखा होगा, आज तक कभी समझा नहीं होगा कि क्यों भाई 24 घंटे में 2 बार ज्वार कैसे आते हैं, 2 बार भाटा कैसे आता है। आज अभी समझा दिया जाएगा, लेकिन अभी पहले फैक्ट्स देख लो कौन कौन से आयोग आपसे क्वेश्चंस पूछता है। बोले साउथहैम्पटन पर हम लगातार रटे चले आ रहे हैं कि 4 बार ज्वार आते हैं। कभी कारण समझा, उसका कारण होता है कि 2 बार एक तो इंग्लिश चैनल के कारण आते हैं, 2 बार आपके उत्तरी सागर के कारण आते हैं। बोले ठीक है भाई, आज क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे आते हैं। इंग्लिश चैनल के कारण क्या होता है, देखो जब इंग्लिश चैनल का जो महासागर का जल है ना, उसका जल जब जैसे ही ऊपर उठेगा तो वह प्रभाव दिखाई देगा, तो वह उसके कारण 2 बार दिखाई देगा साउथहैम्पटन पर, ठीक है। उसके बाद जब उत्तरी सागर में जैसे ही 2 बार ज्वार आएगा तो उसका प्रभाव भी दिखाई देगा कहां पर, साउथहैम्पटन पर। अब साउथहैम्पटन की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। देखिए यह इंग्लैंड का मान लीजिए क्षेत्र है, और यूनाइटेड किंगडम क्षेत्र पर आपका दक्षिण में ही क्षेत्र है आपका साउथहैम्पटन। इसके ही नीचे आपका इंग्लिश चैनल आता है, और इसके उत्तर में ही उसके पूरब में ही आपका क्या है, उत्तरी सागर है। तो इस क्षेत्र में जैसे ही ज्वार आएगा तो उसका प्रभाव दिखाई देगा कहां पर, इंग्लैंड के इस साउथहैम्पटन क्षेत्र पर। तो 2 बार इसके कारण ज्वार दिखाई देगा और 2 बार इंग्लिश चैनल के कारण ज्वार दिखाई देगा। तो अब क्लियर हुआ कि साउथहैम्पटन पर 4 बार कैसे ज्वार आते हैं। एक ही स्थान पर 4 बार ज्वार कभी नहीं आ सकता है, लेकिन इसकी लोकेशन के चलते यहां पर 4 बार ज्वार दिखाई देता है। और पृथ्वी पर आपका 24 घंटे में क्या है, 2 बार ज्वार आता है, 2 बार भाटा आता है। तो अब यह क्लियर रूप से अब समझना है कि कैसे 2 बार ज्वार आ रहा है, कैसे 2 बार भाटा आ रहा है। बोले देखो भाई समझाओ इसको कैसे। चलो एक एक करके जितने फैक्ट देखे अभी सब क्लियर हो जाएंगे, यहां से जब आप समझेंगे। देखो हाई टाइड को पहले हम समझ लेते हैं। हाई टाइड में क्या बोला था कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक ही सीधी रेखा में होंगे, तो यह चंद्रमा देखा आपने, यह पृथ्वी देखा, यह सूर्य देखा, तीनों कैसी सीधी रेखा में है, और इस सीधी रेखा की कंडीशन को ही सिजगी बोला जाता है। बोले फिर हाई टाइड कैसे आ रहा है, देखो यहाँ पर मान लो हम मानते हैं कि जल कहाँ है, पृथ्वी की सतह पर जल मौजूद है। इसको हमने डॉट 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 करके दिखा दिया कि इस तरीके से ही आपकी सतह पर जल का भाग जब ऊपर उठ रहा होगा तो यह आपकी स्थिति कौन सी होगी, यह स्थिति आपकी होगी किसकी, ज्वार की। और जल जब पीछे की ओर दब रहा होगा तो वह भाटा की स्थिति होगी। बोले ऐसा क्यों हो रहा है, समझ लेते हैं। भाई पृथ्वी पर आपका चंद्रमा से गुरुत्वाकर्षण बल लगा और सूर्य से गुरुत्वाकर्षण बल लगा, तो दोहरा गुरुत्वाकर्षण बल लगने से यह भाग क्या है, उठ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो ध्रुवों की ओर जो भाग होगा या इधर साइड का भाग जो होगा, यह प्रेशर क्या होगा, इस पर प्रेशर ऊपर की ओर से दोनों साइड से पड़ेगा, है ना। यहां पर जो स्थलखंड होगा या जल महासागर का जो जल होगा तो ऊपर से भी दबाव पड़ेगा और नीचे से भी दबाव पड़ेगा। क्योंकि एक बात बताइए, आप किसी चीज को खींचिए, खींचने के बाद में जैसे ही खींचा जाएगा तो ऊपर का भाग हो चाहे दक्षिण का भाग हो, दोनों एक साइड से दबेगा ना, दोनों साइड से। तो दोनों साइड से जैसे ही मान लीजिए ऊपर से दब रहा है, नीचे से दब रहा है, तो पीछे का जो भाग होगा ये वाला, ये भी भाग उठ जाएगा भाई। और ये भी भाग, अभी इसको चंद्रमा को नहीं देखना है, ठीक है, यह भी भाग जब उठ जाएगा तो यह भाग उठेगा तो उसी समय
यहाँ पर ज्वार आएगा और पीछे भी ज्वार आएगा। तो आप समझे कि एक ही समय पर, एक तो जहाँ पर चंद्रमा आप समझ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, यहाँ पर उच्च ज्वार आएंगे, और जब ऊंचे ज्वार यहाँ पर आएंगे तो तेजी से प्रेशर यहाँ पर लगेगा। तो एक तो आपका यहाँ पर भाटा आएगा, दूसरा आपका भाटा यहाँ पर आएगा, तो दो भाटा आपके उसी समय आएंगे, और तेजी से जब दबाएंगे, प्रेशर डालेंगे, तो पीछे की सतह पर भी ऊंचा ज्वार आएगा। तो आप समझे कि एक ही समय पर क्या है, दो बार ज्वार आ रहा है और दो बार भाटा आ रहा है। अब बोले ठीक है भाई, लेकिन आप समझते हैं कि भारत मान लो किसी एक स्थान पर 24 घंटे में कैसे दो बार ज्वार दो बार भाटा आता है। बोले उसको भी समझते हैं। पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी घूर्णन कर रही है, ठीक है, कर रही है भाई। अब पृथ्वी का मान लो भारत का हिस्सा यहाँ पर था, ठीक, एक एक करके अब समझना है यहाँ पर कैसे दो बार ज्वार आ रहा है, यह भी क्लियर हो जाएगा। अभी इसको रुको क्लियर कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। अब समझिए यहाँ पर इंडिया का कोई क्षेत्र था, ठीक है, भारत में मान लो ज्वार आ रहा था। अब पृथ्वी 24 घंटे में पूरा एक घूर्णन कर रही है, तो घूर्णन करने में यहाँ से पृथ्वी को यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे लगेगा। बोले ठीक है भाई, 6 घंटे जब पृथ्वी यहाँ पर जब पृथ्वी घूर्णन करते हुए भारत का भाग अब इंडिया कहाँ पहुँच चुका होगा, यहाँ पहुँच चुका होगा। तो जिस क्षेत्र में 6 घंटे पहले आपको ज्वार का एहसास हुआ था, उसी क्षेत्र में आपको 6 घंटे बाद किसका एहसास होगा। आप बोले भाई वहां पर हमको भाटा का एहसास होगा, ठीक है। अगले 6 घंटे में कहां पहुंचेगा वह भाग भारत का, बोले यहां पर पहुंच जाएगा। तो यहां पर अब किसका एहसास होगा, बोले यहां पर अब ज्वार का एहसास होगा दोबारा से। फिर अगले 6 घंटे में कहां पहुंचेगा, बोले फिर यहां पर पहुंच जाएगा, तो यहां भाटे का एहसास होगा। तो बोले कितने हो गए, 6 घंटे हो गए, 24 घंटे, फिर अगले 6 घंटे में फिर से यहां पर स्थिति आ जाएगी। तो बोले यह पूरा 24 घंटे का ही घूर्णन होता है पृथ्वी का। इसी कारण से बोला जाता है इस घूर्णन के कारण ही 24 घंटे में भारत के जिस स्थान पर आपको ज्वार का एहसास हुआ था, उसी स्थान पर आपको अगले 6 घंटे में भाटा का एहसास होगा, फिर अगले 6 घंटे में आपको ज्वार का एहसास होगा, फिर अगले 6 घंटे में आपको भाटा का एहसास होगा। बोला जाता है 24 घंटे में। अब क्लियर हुआ वो फैक्ट जो दिया हुआ था कि 24 घंटे में दो बार ज्वार और दो बार भाटा कैसे आता है। तो अब क्लियर हो गया होगा यहां से यह स्थिति। हमने हाई टाइड पर सारी चीजें समझा दी हैं। अब यह आपका लो टाइड की स्थिति दी हुई है। लो टाइड आपको बताया था कि यह हो गई पृथ्वी आपकी, और यह सूर्य हो गया, यह चंद्रमा हो गया भाई। और पृथ्वी सूर्य चंद्रमा जब एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, तो यहां पर आपके पता होना चाहिए कि यहां पर क्या आता है, यहां पर आपके छोटे लघु ज्वार आएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा का कार्य कर नहीं पाएगा, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य तो करेगा, लेकिन साथ साथ आपको पता है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य कर रहा है। इस कारण से ना तो यहां पर बहुत बड़े भाटा आएगा, ना यहां बड़े बड़े ज्वार आएंगे। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लघु ज्वार की स्थिति बोला जाता है, या लघु ज्वार भाटा की स्थिति बोल देते हैं। तो यह क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हाई टाइड क्लियर हो गया अब, तो आपको लो टाइड भी बहुत आसान हो जाएगा समझना। तो सारी चीजें देखो हमने क्लियर रूप से समझ ली ज्वार भाटा को लेकर के। अब कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होगा, जितने फैक्ट्स आपके आए हुए हैं सब क्लियर हो गए। अब थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं सभी करंट्स का। कैसे, देखो सबसे पहले नॉर्थ अटलांटिक की करंट हम पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने विषुवतीय प्रवाह देखा था, फिर हमने देखो गर्म जलधारा, पहले हम यहाँ पर कौन सी थी, फ्लोरिडा की जलधारा थी, फ्लोरिडा पेनिनसुला के कारण। फिर आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ही थी जो यूरोपीय क्षेत्र में आगे प्रवेश कर रही थी, और आगे आपका गल्फ धारा के बाद यह आपकी इरमिंजर की धारा कहलाएगी, और जैसे नॉर्वे के क्षेत्र में बढ़ेगी तो आपकी नॉर्वे जलधारा कहलाएगी। बोले ठीक है, यहाँ हमने गर्म जलधाराएं देख ली थी उत्तरी गोलार्ध की, और यही उत्तरी अटलांटिक में ही आपके दक्षिणी गोलार्ध में ब्राजील की जलधारा गर्म देख ली थी। इतनी गर्म जलधाराएं हमने देखी थी भाई। और फिर ठंडी कौन सी देखी थी, बोले जो लेब्राडोर के क्षेत्र से आ रही थी, लेब्राडोर की जलधारा यह थी आपकी ठंडी जलधारा। फिर यह कैनेरी के क्षेत्र में जब पहुंची थी तो आपकी बनी थी कैनेरी की जलधारा, यह थी यहाँ पर ठंडी जलधारा। यह परिसंचरण भी पूरा दिखाई दे रहा होगा। और इसी परिसंचरण के साथ एक चीज और यहाँ पर समझ लेते हैं साथ के साथ। देखो यहीं पर आपकी क्या है, यह एक पूरा परिसंचरण आपका दिखाई दे रहा है, गोल गोल बन रहा है। इसी परिसंचरण के मध्य में क्या होता है, स्वच्छ जल, यह महासागरों के जल के बीच बंध जाता है लवणी जल। ठीक, लवणी जल के चलते यहाँ पर किसी तरीके के जल का प्रवेश नहीं, कोई स्रोत नहीं मिल पाता है किसी अन्य प्रकार के जल स्रोत का, स्वच्छ जल का। तो बोले यहाँ पर जो घास पैदा हो रही है लवणी जल के कारण, उसको बोलते हैं सारगैसो घास। और सारगैसो घास के कारण यहाँ पर जो है सारगैसो सागर की उत्पत्ति हो रही होती है। और सारगैसो सागर इसीलिए ही बोला जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर उत्पन्न होने वाली जो घास है, पैदा होने वाली घास है, वह सारगैसो घास के मैदान दिखाई देते हैं। और यह सारगैसो घास के मैदान लवणी जल में ही पैदा होते हैं। इस कारण ही यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक में अब क्षेत्र में पूछेगा कि आपसे सारगैसो का जो सागर है वो कहाँ पर मौजूद है, तो आप क्लियर रूप से आप बता पाओगे। तो बोले भाई जलधाराओं के कारण ही, इस परिसंचरण के कारण ही क्या होता है, ये सारगैसो सागर बनता है। ठीक है, एक साथ देखो और एक फैक्ट आपका क्लियर करा दिया गया यहाँ से। अब ठंडी जलधारा हमने उत्तरी गोलार्ध की देख ली, अब दक्षिणी गोलार्ध की ठंडी जलधारा कौन सी थी, तो यहाँ पर आपने बताया फॉकलैंड की जो जलधारा थी, यहाँ पर हमने देखी थी कौन सी, फॉकलैंड की जलधारा देखी थी। ध्यान करो, आप पीछे पीछे पढ़ो। हम पहुंचे कहां पर, हम पहुंचेंगे किसमें, अटलांटिक में। तो हमने देखा वहां पर लेब्राडोर देख ली, कैनेरी देख ली, फिर हम देखो यह फॉकलैंड की देखी थी। बोले ठीक है भाई, फॉकलैंड की जलधारा हम इसमें अब टोटल ओवरऑल हम कर रहे हैं क्या,
रिवीजन, तो हमने फॉकलैंड की जलधारा देखी, ठंडी जलधारा थी। फिर हमने यहाँ पर ही अंगोला के क्षेत्र में बेंगुएला का क्षेत्र देखा था, तो बेंगुएला से जलधारा जो जा रही थी वह बेंगुएला की जलधारा ठंडी थी। तो 2 ठंडी जलधाराएं हमने दक्षिणी गोलार्ध में देखी थी, और 2 ठंडी जलधाराएं हमने लेब्राडोर और कैनेरी कहाँ पर देखी थी, उत्तरी गोलार्ध में देखी थी। बोले अटलांटिक की क्लियर हो गई। यहीं पर साथ के साथ आप देखो प्रशांत की देख लो। देखो प्रशांत की क्या है, पहले गर्म जलधारा देखते हैं कौन कौन सी थी। बोले गर्म जलधारा जो थी आपकी, या विश्वती जब आगे बढ़ती है तो यह आपकी क्यूरोशियो कहलाती है, तो क्यूरोशियो की जलधारा गर्म थी। फिर यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में जब जाती है तो वह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कहलाती है। फिर ठंडी यहाँ पे कौन सी थी, बोले ठंडी हमने ऊपर से देखी थी, जो जलधारा आ रही थी वह ओयोशियो की थी, हमने ओंठ से इसको याद किया था, तो क्लियर हो गया, यह ठंडी जलधाराएं क्लियर हो गई। फिर हमने एक ठंडी जलधारा यह कैलिफोर्निया के क्षेत्र से देखी थी, जो ऊपर से आ रही थी और कैलिफोर्निया प्रांत के पास आती थी, तो यह ठंडी जलधारा कहलाती थी। बोलो ठीक है, यह याद हो गया। फिर एक हमने दक्षिणी गोलार्ध में देखी थी, कौन सी, पेरू के क्षेत्र में जब पहुंचती थी, पेरू हम्बोल्ट की जलधारा, यह भी ठंडी जलधारा थी। और यह जलधाराएं आपको बोला था कि आगे मत्स्य क्षेत्र बताया जाएगा। देखो जैसे ही आप यहाँ पर पढ़ते हैं डागर बैंक के बारे में पढ़ते हैं, है ना, या जितने भी आप तट पढ़ोगे, जलमग्न तट पीछे पढ़ाया गया था, वहां पर बोला गया था यहां पर भी आप पेरू के क्षेत्र में जब तट है, जलमग्न तट है, यहां पर एक गर्म जलधाराओं का प्रवाह रहता है, लेकिन जैसे पेरू की ठंडी जलधारा पहुंचती है तो गर्म ठंडी पहुंचेंगी, और गर्म ठंडी जलधाराएं जैसे पहुंचेंगी तो मछलियों के लिए जो वनस्पतियां, जो जरूरी भोजन होता है, उन वनस्पतियों के लिए यहाँ अनुकूल स्थिति बन जाती है, और अनुकूल स्थिति बनेगी तो यहाँ वह वनस्पतियां सारी पाई जाएंगी जिनका सेवन मछलियां करती हैं, इसलिए मछलियां यहाँ भारी मात्रा में दिखाई देती हैं। इसी तरीके का जब यहाँ पर आपका फ्लोरिडा की जलधारा आपकी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में ऊपर से लेब्राडोर ठंडी आ जाएगी, नीचे से गर्म जाएगी, तो यहाँ जब मिलेंगे यहाँ का जो मग्न तट है तो यहाँ पर मत्स्य पालन तेजी से होगा। फिर नॉर्वे के क्षेत्र में जब यह आपकी गर्म जलधारा प्रवेश करती है तो यहाँ पर भी इसी तरीके की स्थिति, क्योंकि ठंडा क्षेत्र यह है ही, और यह गर्म जलधारा प्रवेश करेगी तो यहाँ पर मग्न तट पर क्या है, मत्स्य पालन तेजी से होगा। तो ये सारे कारण होते हैं। वैसे ही क्यूरोसियो और ओयोसियो जब मिलेंगी तो यहाँ क्या है, गर्म और ठंडे जल मिलेंगे तो यहाँ मत्स्य पालन होगा। तो जलधाराओं से देख रहे हैं कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, घुमा फिरा कर भी बहुत तरीके हैं पूछने के। तो हमने कैलिफोर्निया देख लिया, फिर पेरू हम्बोल्ट की ठंडी देख ली। बोले अब यहां से क्लियर होंगे हमें किसकी, प्रशांत की। अब हम किसकी देखेंगे, अब हम हिंद महासागर की देखेंगे। भाई हिंद महासागर में हमने क्या देखा था, हिंद महासागर का क्षेत्र हमने देख लिया ये वाला, और हिंद महासागर के क्षेत्र में जब दक्षिण की ओर जा रही थी जलधारा, तो वही आपकी जलधारा कौन सी कहला रही थी, तो आपको पता है कि मोजाम्बिक के क्षेत्र में आपकी मोजाम्बिक की जलधारा थी, यही आगे आपकी जब बढ़ रही थी तो अगुलहास की जलधारा थी। बोले मोजाम्बिक और अगुलहास 2 आपकी गर्म जलधाराएं थी। फिर जो ब्लू पेन का यूज करना है यहाँ पर, क्योंकि हमें ठंडी जलधारा बतानी है। तो हमने देखा कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी थी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा थी आपकी ठंडी। तो अब सारी जलधाराएं क्लियर, और सारी जलधाराएं देखो एक ही मैप पर आपको क्लियर से बता दी गई तरीके से, और सारी एक साथ आपको दी जाएंगी, यहाँ पर लास्ट में दे दी जाएंगी। और यह पीडीएफ आप निकलवाइएगा, और यहाँ पर पीडीएफ जब आप निकलवाएंगे तो यह जलधाराएं आप स्वयं से भरिएगा, ठीक है, क्योंकि जब आप स्वयं से भरेंगे इन जलधाराओं को तभी आपको याद हो पाएंगी चीजें। और जलधाराओं को लेकर, ज्वार भाटा को लेकर अब आप बताइएगा जरूर कि आपका कंफ्यूजन जितने थे ना सारे क्लियर हो गए कि नहीं हो गए, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन 100% यहां से आने वाले हैं आपके, क्योंकि हर बार आपके एग्जाम्स में आते हैं, चाहे आरओ हो चाहे आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम्स हो, दोनों में यहाँ पर यह वीडियो काम आने वाला है। चलिए इसको अगर मजा आया हो तो बढ़िया से पढ़िएगा इसको और रिवाइज करिएगा बार बार, तभी आपको चीजें याद हो पाएंगी। आज के लिए धन्यवाद।